हेलो हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। कैसे हो सब लोग? ऐसा लग रहा है काफी दिन बाद मिल रहे हो ना। काफी बड़े बड़े 2 दिन हो गए। तो क्या पढ़ा आप लोगों ने इन दिनों में? होमवर्क तो कर लिया होगा ना। 2 क्वेश्चन दिए थे यार। तो क्या क्वेश्चन था? एक था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हाँ जी, बिल्कुल। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हाँ बच्चों, तो बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन था। आपको बोला हुआ था कि a जो है वो मीटर में है और t जो है वो सेकंड्स में है। ध्यान से सुनना है बच्चों। आपको पूछा था किसके बारे में कि सर ओमेगा और a का विमीय सूत्र लिखो। ठीक है ना। ओमेगा और a का विमीय सूत्र अपने को लिखना है। चलिए, सब लोग आंसर कर रहे हैं कमेंट के साथ, जैसा सीखा है आप लोगों ने कि भाई बिल्कुल ओमेगा का सर ये है। गुड मॉर्निंग सर, ओमेगा का ये है, टी का। बहुत अच्छा लगा मुझे इस तरीके से आप लिख रहे हो। तो चलिए भाई, बाकी लोगों को भी ऐसे ही करना है। तो भाई पहला क्वेश्चन था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओके, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो बोला गया है आपको कि सर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में a हमें पता है मीटर में है, t हमें पता है सेकंड्स में है। a पता है मीटर में है, t हमें पता है सेकंड्स में है। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो आपको यह सिखाया गया है कि ये साइन ओमेगा टी, साइन के ln के और e के पावर के, साइन के ln के और e के पावर के अंदर कुछ भी होता है उसको आपको डायमेंशन लेस बनाना है। क्या बनाना है? डायमेंशन लेस बनाना है। सुनना ध्यान से। तो डायमेंशन लेस का मतलब क्या होता है कि सर ऐसा बन जाए जिसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं आए। तो बिल्कुल सर, तो आपको ओमेगा और टी दोनों की कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी पक्का। ओमेगा और टी दोनों की कुछ ना कुछ होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों की डायमेंशन, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को गुणा करने पर ये डायमेंशन लेस बनने चाहिए। और डायमेंशन लेस का क्या मतलब होता है बच्चों कि सर m की पावर 0, l की पावर 0, यानी सब की पावर 0 और सब की पावर 0। सब की पावर 0 का मतलब क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। सुनते रहना बात को। तो ओमेगा इंटू टी, अगर इनको डायमेंशन लेस बनाना है तो इनको किसके बराबर कर दो? 1 को। इनको नहीं, इनकी डायमेंशंस को, इनकी विमाओं को किसके बराबर कर दिया हमने? 1 के बराबर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ऐसे सबकी पावर 0 है और सबकी घात 0 होता है तो आंसर 1 ही आता है। तो यहां से ओमेगा बराबर क्या आ गया बच्चों? 1/t। और जहां क्लियर बोला है कि भैया t सेकंड में है, सेकंड का मतलब वो क्या है? टाइम है। टाइम है तो ये 1/t। तो ओमेगा क्या आ जाएगा आपका? t-1। और मैं देख पा रहा हूं कि सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। ओमेगा क्या आ जाएगा? t-1 आ जाएगा। सीधी सी बात है। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि ये t-1 और ये t+1 आपस में कट हो जाता, कुछ नहीं बचता। और हमें यही चाहिए कि थीटा के अंदर जो भी है वो कुछ नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। चलिए अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो भैया ये जो है वो पूरा का पूरा क्या आएगा? सर ये जो है वो पूरा डायमेंशन लेस आना चाहिए। डायमेंशन लेस यानी विमाहीन आना चाहिए, तो ये तो हटा दिया। तो y की वही विमा आएगी जो a की है। अच्छा ठीक है सर, तो y की वही आएगी जो a की है। तो y की क्या आएगी सर? a वाली। और a तो क्या है? मीटर में है। मीटर यानी क्या हो गया बच्चों? आपका लेंथ। a तो क्या है? मीटर वाली। और मीटर वाली यानी क्या हो गया बच्चों? लेंथ हो गया। क्लियर सी बात है, क्या हो गया? लेंथ हो गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। चलिए भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं, एकदम सामान्य बातें हैं। ओके, एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, तो इसलिए मैंने जल्दी से बता दिया कि बस आप आंसर चेक कर लो और कहीं गलती हुई है तो देख लो। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा था y इज इक्वल टू बी रूट एक्स सी प्लस डी। ये वाला था ना, y इज इक्वल टू बी रूट एक्स सी प्लस डी। ठीक है ना, बिल्कुल यही दिया हुआ था। और इसमें y और x मीटर में थे, d सेकंड में था। ठीक है ना बच्चों, y और x मीटर में थे, यही दिया हुआ था ना। y और x क्या थे? मीटर में था और d आपका सेकंड्स में था। चलिए हाँ भाई बालको, सब लोग तैयार हो जाओ। इसका आंसर किया है आप लोगों ने? बिल्कुल सर, इसके भी कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए भाई। हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? हमेशा शुरुआत ऐसी जगह से करो बेटा जो जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो भाई जुड़ कौन रहा है? सर सी और डी जुड़ रहे हैं।
तो मैंने क्या बोला कि C प्लस डी हो रहा है, C प्लस डी हो रहा है, तो भैया सीधी सी बात है क्या कि C प्लस डी हो रहा है, तो C क्या है, D में जुड़ रहा है, तो C का विमीय सूत्र D के बराबर होगा। और भैया D क्या है सर, D तो सेकंड में है, सेकंड का मतलब टाइम, समय, तो इनका विमीय सूत्र किसके बराबर आ गया, T1 के बराबर। तो भैया D का तो दिया हुआ था, C का हमने बता दिया किसके बराबर, टाइम के बराबर। सबसे पहला आंसर ये आया है बच्चों का, बिल्कुल C D के बराबर होगा सर, और D टाइम है तो C भी टाइम होगा, T1 होगा। अब ये बात भी क्लियर है, अब आप बच्चे तो हो नहीं, समझाने वाली बात है ही नहीं कि भाई C और D को जोड़ेंगे, मान लो 2 सेकंड और 3 सेकंड को जोड़ो तो आंसर तो 2 सेकंड और 3 सेकंड को जोड़ोगे तो आंसर तो 5 आएगा, लेकिन आएगा तो सेकंड में ही ना। आप बोलोगे बिल्कुल आएगा तो किसमें, सेकंड में ही। तो अब C और D का दोनों जुड़ गए, लेकिन इनका डायमेंशनल फॉर्मूला एक का ही रखना है, सिर्फ T1 रखना है। ऐसा नहीं है कि सर ये T1 है, ये प्लस T1 है तो क्या होगा, अरे भाई T1 में T1 जुड़ रहा है तो आंसर T1 ही आएगा, क्योंकि सेकंड में सेकंड जुड़ेगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन भाई उसका जो यूनिट है वो सेम रहेगा। अब आ जाइए यहां पर, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं y इज इक्वल टू बी रूट एक्स, और यहां पर क्योंकि मैं डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र निकालना चाह रहा हूं, तो C और D में से किसी एक की यूनिट रख दो, दोनों की सेम ही तो है, सही है ना बच्चों। 2 kg प्लस 3 kg की जगह आप 5 kg रख दो, तो आएगा तो kg का kg ही ना। तो मैंने वही किया, यहां पे सिर्फ मैं C ले रहा हूं, D नहीं ले रहा हूं। ये मत पूछ लेना सर D कहां गया, अरे भाई हम यूनिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की नहीं, अंकिक मान नहीं निकालना, सिर्फ इकाई निकालनी है। तो C और D दोनों जुड़ रहे हैं तो इकाई वही आएगी जो या तो C की है या E की है, एक की ले लो। चलिए अब आपको क्या है, इस समीकरण में क्या क्या के बारे में पता है सर, Y के बारे में मुझे पता है, C के बारे में मुझे पता है, रूट एक्स के बारे में मुझे पता है, क्योंकि Y और X के बारे में यहां पता ही है, C के बारे में हमने यहां पता कर लिया, तो बचा क्या है B। तो B के बारे में, तो B बराबर क्या होगा बच्चों, तो सर B बराबर होगा YC, ये C उधर चला जाएगा तो YC डिवाइड बाय रूट एक्स, YC डिवाइडेड बाय रूट एक्स, बस बात खत्म हो गई। आप लोग रखते जाइए। Y का मान कितना है सर, मीटर में है तो L1, अच्छा C का मान सर टाइम में है तो T1, अच्छा X क्या है सर, X भी मीटर में है लेकिन उसका मान तो X की घात हाफ हो गई। भैया आधी क्यों बच्चों, आधी क्यों हुई, तो सर सीधी सी बात है सर, ये रूट लगा रखा था, ऊपर एक नीचा आधा, तो ऊपर वाला आधा ऊपर जाएगा, नीचे वाला आधा ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा तो आधा कम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा L की घात हाफ T1, ये B का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, एक में से आधा गया, क्या बच गया, आधा बच गया, बिल्कुल बच्चों T1 L हाफ, बिल्कुल ऐसा ही बोला जाएगा, L हाफ T1। क्लियर है भाई, ये थे आपके होमवर्क के 2 क्वेश्चन जिनको आपको शनिवार और रविवार 2 दिन विचार करना था। होप सब लोगों का सही हुआ होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं अलग अलग। अब डायमेंशनल फॉर्मूला का और क्या यूजेज है, एक भाई यूनिट कन्वर्जन में इनका यूज है, ये थोड़ा सा समझना। यूनिट कन्वर्जन यानी इकाई परिवर्तन में ये बहुत काम में आते हैं, तो अब हम सीखने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन, इकाई परिवर्तन, और इनसे कुछ बातें हैं वो समझ लेना है ना। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है ना, इकाई परिवर्तन, ठीक है। तो भाई इकाई परिवर्तन, ओमेगा बच्चे सीधा सा ही तो था, ओमेगा में क्या था भाई, आपको बोला ये डायमेंशन लेस बनना है। डायमेंशन लेस का मतलब क्या है भाई, कि डायमेंशन लेस का मतलब है इसको और इसको गुणा करने पर विमाहीन आए, ठीक है ना, विमाहीन आए, इसको और इसको गुणा करने पर ये विमाहीन आए। तो भैया ये विमाहीन आए तो यानी विमाहीन का मतलब क्या है, गुणा करने पर विमीय भाषा में ये एक आए, विमीय भाषा में ये क्या आए, एक आए, बस इतनी सी बात है। तो भैया विमाहीन आए, विमीय भाषा में क्या आए, ये एक आए। तो चलिए वही किया, ओमेगा इंटू 2 इज इक्वल टू 1। एक क्यों, क्योंकि सबकी विमाहीन का मतलब होता है सबकी घात 0 कर दो, सबकी घात 0 कर दोगे तो एक आएगा ही आएगा। तो ऐसे किया गया बच्चों, ठीक है ना। हाँ शॉर्टकट ही है सारे, टेंशन कहां लेनी है।
तो यूनिट कन्वर्जन यानी इकाई परिवर्तन, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, और ये बताने वाली बात है नहीं, बेसिकली सारे जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एग्जाम में कोई पूछ लेता है तो हम गलत कर देते हैं। एग्जाम में कोई पूछ लेता है तो हम गलत करते हैं जनरली। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलूं कि 5 kg और 5000 ग्राम, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 5 kg और 5000 ग्राम में से कौन बड़ा है? तो हमें पता है यार कि 5 kg ही 5000 ग्राम होता है। 5 kg जो है वही क्या होता है आपका 5000 ग्राम होता है। तो फिर क्यों हम बड़ा छोटा बोल देते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इकाई बदलने से भौतिक राशि का मान नहीं बदलता है। यह बात ध्यान में रखना, इकाई बदलने से भौतिक राशि का मान नहीं बदलता है। फिजिकल क्वांटिटी, यह भौतिक PQ का मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इकाई बदलने से, सीधा सा मैं वो लिख देता हूं, इकाई बदलने से भौतिक राशि का मान नहीं बदलता है। यह बात ध्यान में रखना, भौतिक राशि का मान नहीं बदलता है। पॉइंट है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना, एग्जाम में आएगा गड़बड़ कर देते हैं कि भाई 5 kg बराबर 5000 ग्राम है सर, कोई टेंशन नहीं है, इकाई बदलने से मान नहीं बदलता है। यानी कोई भी PQ का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, वो जो होती है उसमें दो चीजें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, आंकिक मान, और दूसरी चीज होती है इकाई, और ये दोनों मिलकर ये होते हैं कांस्टेंट के बराबर। अगर मान, तो ये आंकिक मान 5 है, इकाई क्या है? kg। ये आंकिक मान 5000 है, इकाई क्या है? ग्राम। तो आंकिक मान और न्यूमेरिकल वैल्यू का दोनों का गुणा जो है वो क्या हो जाएगा? दोनों का जो गुणा है वो कांस्टेंट है। दोनों का गुणा क्या है बच्चों? कांस्टेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू NU की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि N जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है इकाई के। N जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है इकाई के। ये कांस्टेंट है तो ये U इधर चला जाएगा भाग में, तो N जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? इकाई के। तो भाई सीधी सी बात है बच्चों, अगर मैं बोलूं 5 kg बराबर 5000 ग्राम, तो सीधी सी बात है 5 को 5000 बनाया, यानी आंकिक मान बढ़ा दिया। 5 को हमने क्या बनाया? 5000। तो अंकिक मान बड़ा है तो इकाई छोटी हो जाएगी। इकाई केजी की बजाय क्या हो गई बच्चों? ग्राम हो गई। केजी की बजाय ग्राम, तो केजी बोलते ही दिखता है बड़ा, ग्राम का मतलब छोटा। तो सीधी सी बात है, अगर अंकिक मान बढ़ाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका? अंकिक मान बढ़ाओगे तो यूनिट कम हो जाएगी, और एन जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? यू के। ये वाली बात भी आपको समझकर रखनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर है मामला। ओके, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, बेसिक सी बात थी। तो अब हम लोगों को क्या करना है? यूनिट कन्वर्ट करना सीखना है। तो जब यूनिट कन्वर्ट करना हम सीखेंगे बच्चों, तो हमें इसका फॉर्मूले का, डायमेंशनल फॉर्मूले का बहुत यूज काम में आएगा। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको करना भी सीख जाओगे इसके साथ। 1 जूल, 1 जूल ऊर्जा का मान सीजीएस व एफपीएस मापन तंत्र में ज्ञात करो, में ज्ञात करो। ठीक है, 1 जूल ऊर्जा का मान सीजीएस और एफपीएस मापन तंत्र में ज्ञात करना है। अच्छा, जूल बोलते ही अपने दिमाग में आ गया ये कौन से तंत्र की बात कर रहा है? एसआई की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो कुछ बदलना सीख लेते हैं यहां पे, ठीक है ना। ये बातें आप लोग लिख लेना, जैसे सीजीएस, सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर। अच्छा, और सर सीजीएस में ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 केजी के बराबर। ये तो बातें पता है सर, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। एक होता है एफपीएस। एफपीएस में आपको अगर कोई बोले कि 1 फुट में कितने मीटर, तो 1 फुट में होता है 0.3048 मीटर। सर उल्टा कर दो, अच्छा तो 1 मीटर में कितने फुट, तो 3.28 फुट। बहुवचन हो जाएगा तो फिट बोल दो। चलिए भाई कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है, आंसर दे दिया है बच्चों ने उसका। चलिए
अच्छा पी, पी यानी यहां पे द्रव्यमान को मापने की चीज है, द्रव्यमान यानी पाउंड। तो 1 पाउंड में कितने किलोग्राम सर? 454 ग्राम के लगभग होता है, तो 0.454 केजी। उल्टा करो, 1 केजी में कितने पाउंड? तो 2.2 पाउंड। पाउंड को लिखते हैं एलबी से। किससे लिखते हैं? एलबी से। ये चीजें आपको थोड़ा साइड में ध्यान में रखना है बच्चों, कि ये वाली बातें हमें पता होनी चाहिए। आप अब भी केक वगैरह लाने जाते हो मार्केट में, तो केक वगैरह लाने जब मार्केट में जाते हो तो यही आपको वहां पे ये कि भाई 1 पाउंड का 2 पाउंड का केक दे दो, तो वो ऐसे ही पाउंड में ही मापा जाता है। ओलंपिक्स में गोला फेंकते हैं तो गोले को अभी भी पाउंड में ही मापते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है कि भैया 1 केजी में लगभग 2.2 पाउंड होते हैं। कितना? 2.2 पाउंड होते हैं। पाउंड को एलबी से लिखते हैं। 1 मीटर में लगभग 3.28 फीट होते हैं। फीट, फुट जिसे अपन बोलते हैं सामान्यतः। ये ऊपर वाली बात तो हर कोई बच्चा जानता है कि भाई 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब आपको क्या है दे रखा है कि 1 जूल ऊर्जा का मान सीजीएस व एफपीएस मापन तंत्र के लिए ज्ञात करना है। तो भाई पहले मैं एफपीएस वाला आपको सिखा देता हूं। सीजीएस वाला तो सबके रटा पड़ा है, आंसर दे दिया है सबने कि सर 10 की घात 7 होगी। तो पहले मैं एफपीएस वाला सिखा देता हूं और फिर आपको सीजीएस वाला, टफ वाला मैं कर लेता हूं खुद। तो करने का प्रोसेस क्या होगा बच्चों? सर करने का एक ही प्रोसेस होगा। आप लोग क्या करोगे? आपको पता है सर मैं यूनिट कन्वर्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? यूनिट कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्ट में सर आपने अभी अभी बताया था फिजिकल क्वांटिटी का जो मान होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। तो भाई सीधी सी बात है बच्चों, पहले फिजिकल क्वांटिटी का मान n1 u1, बाद में वो किसके बराबर होगा? n2 u2। n यानी पहले कुछ आंकिक मान इंटू उसकी यूनिट बराबर होगा बाद का आंकिक मान इंटू उसकी यूनिट। n1 u1 बराबर n2 into u2। ठीक है सर। अच्छा फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? सर ऊर्जा है। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र लिखो। सर एनर्जी का विमीय सूत्र होता है m1 L2T-2। अब देखो ये यहां पर काम में आया, ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का विमीय सूत्र ये होता है m1 L2T-2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? सर हम इसको लिख सकते हैं m1 L2 बटा में T2। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे सर जी? सुनिए, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं 1 जूल को बदल के बता रहा हूं सर आपको एफपीएस में। 1 जूल को बच्चों मैं बदलूंगा एफपीएस में, यानी जूल बोले तो एसआई, हमें जाना है एसआई सिस्टम से एफपीएस सिस्टम की ओर। ध्यान से सुनना, एसआई से एफपीएस, ये इक्वेशन लगाएंगे। n1 u1 अपने को कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है सर? 1। यूनिट क्या है? जूल। और बच्चों अगर मैं यहां पे जूल लिख दूं तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। अब जूल को मैं बदल के रखूंगा कि भैया मुझे इस फॉर्म में यूनिट बताइए। अब ये काम में आएगा मेरा m1 L2 बटा में T2। अच्छा m मतलब क्या सर? मास। तो मास की यूनिट एसआई में क्या होती है? किलोग्राम। तो किलोग्राम की पावर 1। अच्छा L2, L मतलब लेंथ, तो लेंथ की यूनिट एसआई में क्या होती है? मीटर। तो मीटर की पावर 2 अपॉन सेकंड, सेकंड का 2 इज इक्वल टू एफपीएस। तो एफपीएस में n2 तो आपको निकालना है, सब लोगों ने आंसर कर दिया है। n2 तो आपको निकालना है, ठीक है। और भाई उसके अंदर आपको मैं बोलूं कि सर यूनिट, तो यूनिट क्या होगी? तो यूनिट यहां से देखते हुए बोलो मास। तो मास एफपीएस में मास किस में मापोगे बच्चों? तो सर वो मैं मापूंगा एलबी। ओके, घात 1। लेंथ सर फीट, घात 2, फुट घात 2, और नीचे सेकंड की घात 2। बच्चों ये सेकंड से सेकंड तो कट कर दिया, इनको आपस को एक यूनिट में बदलो, इनको आपस में किसी एक यूनिट में बदलो, कट करो और आंसर निकालो। ये होती है प्रोसेस। तो चलिए सर कैसे कट करेंगे, कैसे आंसर निकालेंगे? प्रोसेस सारे लोग जानते तो हैं, एक बार देख लीजिए कि सर केजी और मीटर का जो मेरा रिश्ता सा जो है ना, वो कुछ ऐसा है कि मैं इधर तो एक केजी की जगह केजी, मीटर की जगह मीटर। अच्छा सेकंड तो कट हो ही गया मेरा, बहुत अच्छा हुआ। तो सीधा लिखते हैं, देखिए ये एक केजी की जगह केजी, मीटर की जगह मीटर। अच्छा n2 आपको निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? n2 निकालना है। ये lb को अगर मैं केजी में बदलूं तो भाई, या आप लोग इनमें से किसी एक को ऐसे बदलेंगे, तो भाई मैं अगर बोल दूं कि नहीं सर मैं मीटर को बदल रहा हूं, किसको बदल रहा हूं? मीटर को और इनको, बड़े वाले यूनिट्स को। तो एक, ध्यान से सुनिएगा, एक केजी में कितने पाउंड है? तो केजी में कितने पाउंड है? 2.2। तो 2.2 एलबी
घात हो गई 1। अच्छा, मीटर में कितने फिट हैं? तो सर मीटर में है 3.28। कितना? 3.28। तो 3.28 फिट घात हो गई 2। चलिए भाई बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। ओके, अब n2 इज इक्वल टू n2। अच्छा, सामने क्या है सर? सामने तो वही चीजें हैं सर जो हमारे पास है। कौन कौन सी? एक तो है पाउंड, अच्छा, उसकी घात 1, और एक फिट, उसकी घात 2। तो भैया यहां से आपको सोल्व करके बताना है कि भाई क्या करेंगे। तो भाई पाउंड से पाउंड कट कर दो, ध्यान से सुनिएगा, पाउंड से पाउंड कट कर दो, फिट से फिट कट कर दो। यहां पे केवल बचा n2, और वो n2 बराबर किसके आ रहा है? ये 2.2 इंटू 3.28 का स्क्वायर, 2.2 इंटू 3.28 का स्क्वायर। तो क्लियर सा आंसर आपके पास जो आएगा बच्चों, 3.28 इंटू 3.28 लगभग आपका 10 के अबाउट हो जाता है, और 2.2, तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। ये अपना अप्रोक्सीमेटली n2 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई बताइए? ये 10 और ये 2.2, यानी ये लगभग आपका 22 के अराउंड का आंसर आ रहा है। अब बच्चों ने इसको बदला है किस फॉर्म में? कि 9 वाले फॉर्म में। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करके, या 1/3 भी करते हैं बच्चे कि सर इसको 1/3 ये 9 हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, अगर मैं इसको यहां पे ले लेता कि 1 मीटर में कितने फिट, कि सर ये अपना फिट वाला जो सिस्टम है इसको इसमें ले लो, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताओ भाई 2.2 इंटू 3.28 इंटू 3.28 कितना आएगा? जल्दी से सबकी वैल्यू बतानी चाहिए मुझे। क्या आंसर आएगा? सीधा सा ये n2 आ गया। क्या आ गया सर? ये आ गया कि 63.65। बिल्कुल बिल्कुल 23.65 ये आंसर आ गया। बिल्कुल ओके। चलिए बच्चों, तो अब मुझे ये बताइए बालको कि यहां पर 23.65 आंसर आ गया, तो एफपीएस सिस्टम में 1 जूल एनर्जी किसके बराबर हो गई? तो सर 1 जूल एनर्जी मेरी बराबर हो गई 23.65, और इसकी यूनिट क्या थी? तो सर इसकी यूनिट थी एलबी फिट स्क्वायर बटा में सेकंड स्क्वायर। तो भाई एक बार फिर से जल्दी से देखिए, फिर आपको एफपीएस का करना है, और करना क्या है सर? एफपीएस का आंसर तो हम लोग पहले ही दे चुके हैं, सारे बच्चों ने एफपीएस का आंसर तो पहले ही दे दिया है। तो क्वेश्चन देखिए, 1 जूल ऊर्जा का मान आपको सीजीएस और एफपीएस मापन तंत्र में ज्ञात करना था। तो मैंने सोचा सीजीएस में आप कर देना, एफपीएस वाले में मैं कर देता हूं। तो आपको मैंने बताया कि भाई फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी यूनिट बदलने से वो बदलती नहीं है। तो n1u1 बराबर आपका क्या होगा बच्चों? n2u2, ठीक है ना? n1u1 बराबर आपका क्या होगा? n2u2। अच्छा, तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, यानी आंकिक मान कितना है? 1। ओके, यूनिट क्या है भाई? कि सर यूनिट जो है वो आपको यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला से देखनी पड़ेगी। ऊर्जा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है सर? ये ऊर्जा का डायमेंशनल फॉर्मूला है मास, लंबाई और समय के हिसाब से m1l2 डिवाइड बाई t2, ठीक है ना? क्या है? ठीक है ना? m1l2 और ये आपका क्या हो गया? t3। चलिए, तो भाई यहां पर अगर हम बात करें, सीधी सी बात है कि सर मास एसआई में किस में मापते हैं बताइए? सर केजी में मापते हैं। लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में। टाइम किस में मापते हैं? सेकंड में। इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n2, ठीक है? n2 के मल्टीप्लाई में अपनी यूनिट रखनी है। तो सर इसका जो यूनिट है वो क्या करेंगे कि सर इसकी यूनिट जो कन्वर्ट करेंगे, इसका जो यूनिट कन्वर्ट करेंगे वो कैसे किया जाएगा? तो भाई इसका यूनिट जो कन्वर्ट किया जाएगा, इसकी बेसिक यूनिट क्या है? तो सर इसकी यूनिट है आपकी मास की जगह एलबी लिख दिया, पाउंड लिख दिया, लेंथ की जगह क्या लिख दिया? फुट लिख दिया, टाइम की जगह क्या रख दिया? सेकंड रख दिया, सीधा सा रख दिया। ओके, अब इनको आपस में कट करना है, जैसे भी हो यूनिट एक बनाओ और काट दो। ये मीटर को केजी में बदलो, सॉरी केजी को पाउंड में बदलो या पाउंड को केजी में बदलो, लेकिन काटना है, ठीक है ना? तो इन सबको यहां पर काटना है। तो चलिए भाई काटना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केजी और पाउंड में क्या रिलेशन है, तो मैंने लिख दिया सर 1 केजी में 2.2 पाउंड है। यहां पे लिखा गया 1 केजी में 2.2 पाउंड है, घात 1 हो गई। चलिए, मीटर और फिट में क्या रिलेशन है कि सर 1 मीटर में 3.28 फिट है, ऐसे लिखा। इसको पाउंड का पाउंड, फिट का फिट रखा, तो फिट स्क्वायर से फिट स्क्वायर कट हो गया, लेकिन 3.28 का स्क्वायर तो बच गया। पाउंड से पाउंड कट हो गया, लेकिन 2.2 तो बच गया। तो 2.2 अगर आपका बच गया है यहां पे, और इसको n2 निकालेंगे सबको मल्टीप्लाई करके, तो 63 पॉइंट ये ऐसे निकल जाएगा बच्चों। तो सीधी सी बात है, इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी सर? इसकी यूनिट आएगी
एल बी एफ स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक है ना, एल बी एफ स्क्वायर अपॉन सेकेंड। एल बी यहां पर दिखा हुआ है क्लियर, एल बी का मतलब क्या होता है, पाउंड। एल बी का मतलब क्या होता है आपका, पाउंड। एल बी का मतलब अपन क्या लिखेंगे, पाउंड लिख लेंगे। चलिए, तो एल बी फीट स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। चलिए भाई, अब इतना बड़ा करना ये तो बच्चों को सिखाया जाता है ना, हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है इसको ऐसे कर लो, तो ये तो बच्चों वाली बात होगी। अब इतना बड़ा नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट कैसे करेंगे वो सीजीएस वाला आपको बताते हैं। हालांकि आपने सबने देख लिया है सीजीएस वाला, ठीक है ना। N3 क्या है भाई बताओ, फैजान क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा N3 कहां लिखा है। चलिए कोई बात नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ओके, तो भाई अब अगर मैं सीजीएस वाले की बात करूं कि सीजीएस वाला कैसे करेंगे, तो 1 जूल जो है उसको अपने को बदलना है सीजीएस में। किसमें बदलना है, सीजीएस क्वांटिटी में। तो अब अपन डायरेक्ट करना सीखेंगे, इतना बड़ा नहीं करते, ये एक प्रोसेस है बताने की, ये बता दी। अब कुछ कॉमन सेंस भी लगाना होता है। हमें पता है कि सर पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, एनर्जी है तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m1l2 डिवाइड बाय t2, m1l2 डिवाइडेड बाय t2। ओके, अब बच्चों हमें पता है कि यूनिट कन्वर्जन में वैल्यू तो बदलती नहीं है, तो n1u1 इज इक्वल टू n2u2। तो भाई यहां से बदलना शुरू करते हैं और एक एक चीज का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, पहले यूनिट कितनी दे रखी है 1, सॉरी वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और यूनिट क्या होगी सर केजी की घात 1, लंबाई यानी मीटर की घात 2, और टाइम यानी सेकंड की घात 2 नीचे की ओर, इज इक्वल टू आपको n2 निकालना है। और इसकी यूनिट क्या है, तो सर इसकी यूनिट होगी क्या सीजीएस में, तो सीजीएस में सर मास तो मापा जाता है ग्राम में, तो ग्राम की घात 1। अच्छा, लंबाई किस में सर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर की घात 2, और टाइम मापा जाता है सेकंड में, तो सेकंड की घात 2। कट हो गया बच्चों, सीधा सा कट हो गया, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो आपने 2 की जगह 3 कहां लिखा है, 2 की जगह 3 भाई, अच्छा अरे यार ये बात कर रहे हो, ये तो चलो N2 ही आ रहा है ना लगातार, इसके लिए इतने क्या कमेंट करने लगातार, मैंने कुछ सोचा किसी पावर है वो तो लिखने के लिए रिप्रेजेंट की गई है। चलिए तो भाई बात कर देते हैं, ये कट कर देते हैं। ओके, अब सीधी सी बात है कि सर केजी और ग्राम को आपस में काटना है, ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर को आपस में काटना है, तो काट दो, क्या दिक्कत है। केजी में कितने ग्राम होते हैं सर, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैंने लिखा 10 की घात 3 ग्राम, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सर, 10 की घात 2, तो सेंटीमीटर की ऊपर घात 2 आएगी। ये किस पर डिपेंड कर रहा है सर, ये वीमीए सूत्र वाली है। चलिए, इज इक्वल टू n2, इधर 1 ग्राम बच गया अपने पास और इधर सर सेंटीमीटर बच गया। क्लियर सी बात है बच्चों। ओके, तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो जाएगा, ग्राम की घात 1 से ग्राम की घात 1 कट हो जाएगा, लेकिन अपने पास बचेगा क्या बच्चों वो देखिए। तो सर एक तो ये 10 की घात 3 बच जाएगी, सुनिएगा, ग्राम से ग्राम अपना क्या हो गया कट, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट, तो इधर तो केवल बचेगा n2। ओके, यहां पर बनेगी 10 की घात 3 बच गई, बिल्कुल सही है। और यहां पर बच्चों क्या बचा, तो सर ये 10 की घात 2 थी, सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो गया, लेकिन ये 2 के ऊपर स्क्वायर भी तो है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 10 की घात 4 और आ गई। तो कुल मिला के n2 का जो मान है बच्चों वो आपका आ गया, यहां से लिखेंगे तो n2 का जो मान है वो 10 की घात 7 होगा। अगर कोई बोले कि नहीं पूरी फिजिकल क्वांटिटी का मान बताओ सर, n2 के मान से कुछ नहीं है, पूरी फिजिकल क्वांटिटी का मान बताओ, तो सीधा सा आंसर आ जाएगा आपका 10 की घात 7। द्रव्यमान कितना के, इसको किस में करेंगे, इसकी यूनिट क्या है यहां से देख लीजिएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। चलिए भाई बच्चों, और इसको बोला क्या जाता है बच्चों, इसको अर्ग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्ग भी बोला जाता है। तो आज के बाद में याद रखना बच्चों, 1 जूल जो है वो 10 की घात 7 अर्ग के भी बराबर है। 1 जूल जो है वो 10 की घात 7 अर्ग के भी बराबर है, बिल्कुल सबका आंसर आया है 10 की घात 7। तो चलिए, ये जो चैप्टर है इसमें ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, हम लोग इसको यूनिट एंड डायमेंशन से कन्वर्जन करते रहते हैं, लेकिन कन्वर्जन वाले क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सीधा देखते हैं कि ठीक है, ये क्लियर है। ऐसे ही बच्चों आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, कन्वर्जन वाले ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, बेसिकली एक क्वेश्चन और मैं कर सकता हूं। कैसे कि भाई सीधी सी बात है सर,
एक क्वेश्चन आप मुझे और बता दीजिए जो थोड़ा सा आपको याद रहना है, थोड़ा सा अलग है। एसआई मापन तंत्र में, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, बल बराबर 10 न्यूटन है। एक विशिष्ट मापन तंत्र है जिसमें द्रव्यमान की इकाई 2 किलोग्राम है, लंबाई की इकाई, लंबाई की इकाई 1/3 मीटर, व समय की इकाई 2 सेकंड है। तो उस बल का मान इस विशिष्ट तंत्र में ज्ञात करो। चलिए भाई बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो क्या है? हाँ भाई, अब यहां पर हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि एसआई मापन तंत्र में 10 न्यूटन फोर्स है, यानी उसका मान है 10 यूनिट, हो गई न्यूटन। ओके, अब उस न्यूटन को एक विशिष्ट मापन तंत्र में बदलना है, और उस मापन तंत्र में क्या बोला गया है बच्चों कि सर जो अपना वो मापन तंत्र है उसमें द्रव्यमान की इकाई 2 किलोग्राम है। द्रव्यमान की इकाई जो है वो 2 किलोग्राम है, ठीक है। ओके, लंबाई की इकाई जो है वो 1/3 मीटर है। ओके, और समय की इकाई जो है वो 2 सेकंड है। उस बल का मान अपने को विशिष्ट तंत्र में ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो भाई बता दीजिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फैजान नहीं, एफएस में अर्ग जैसा कुछ नहीं है। आंसर आ गया है बच्चों का, आंसर आ गया सर, मान होगा 10/3। क्या आ गया? 10/3। हाँ नहीं, उसका कोई ये नहीं है, यूनिट नहीं होगी उसकी। ऐसे कुछ बच्चे डाइन कर रहे हैं, नहीं डाइन में कुछ नहीं, वो तो यूनिट का है ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं। यूनिट तो सीजीएस में हो रहा है, ठीक है ना। तो भाई मत पढ़ो, कहां टेंशन है? आप कमेंट करने में लगे हो अभी, तो टेंशन कहां है? सीधी सी बात है। अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशन पूरा अच्छे से आता है तो क्वेश्चन कर लो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। यहां पे क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर बताओ अबे फिर जल्दी से बेटा, क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आंसर बताओ। और अपन तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्योरी तो वैसे भी ज्यादा नहीं पड़ी है ही, क्या थ्योरी इसमें। अब प्रैक्टिस तो, क्वेश्चन तो जैसे होंगे, अब इसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा बताओ आपको। अब जैसे क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन में आते हैं वही करवाऊंगा ना मैं, इसमें कहां से मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा दूंगा भाई, सीधी सी बात है। हाँ, एरर में आप बोलोगे कि एरर के क्वेश्चन करवाओ, तो एरर में मैं मॉडर्न फिजिक्स डाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे कहां से करूंगा भाई, यहां पर तो जैसे बनते हैं वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन उठा के देखो, यही है। अलग से तो कोई पढ़ाता नहीं, मेरा फिजिक्स तो है नहीं, जो पढ़ते आए हैं वही है। तो पढ़ो बच्चे, कमेंट को साइड में छोड़ के आंसर करो। क्या आंसर आएगा? 10/3 आंसर दे रहे हैं बच्चे, 10/6 आंसर दे रहे हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं भाई क्या दिया गया है कि सर F इज इक्वल टू अपनी आ रही है N1U1, इसको अपने को बराबर कर दो N2U2 के। अब इस बार आपको कुछ चीजें समझनी है और उन चीजों के बारे में ही आंसर देना है बच्चों। तो सुनिए, सीधा करेंगे कि सर 10 न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 10, और यूनिट कितनी दे रखी है 10, और यूनिट कितनी दे रखी है सर न्यूटन है। तो न्यूटन, पहले आप इसका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो भाई, क्या आएगा? m1L1T-2। तो m1 L1 और T की पावर 2, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है भाई। तो क्या आएगा? F इज इक्वल्स टू 10 यूनिट है सर मास, मास को मापते हैं केजी में, लंबाई को मापते हैं मीटर में, और टाइम को मापते हैं सेकंड में, तो सेकंड की पावर 2। चलिए N2, अब ये N2 आपको निकालना है, ठीक है सर। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है? तो सर इसकी मास की यूनिट है 2 kg। क्या है बच्चों? 2 kg। इसकी मास की यूनिट है 2 kg, केजी नहीं है, क्या है?
2 kg, तो 2 kg की घात 1। लंबाई की यूनिट कितनी है सर? लंबाई की यूनिट है 1/3 मीटर। कितनी? 1/3 मीटर। और घात इसकी भी 1 है, इन दोनों की 1 1 है। डिवाइडेड बाई टाइम की यूनिट किसके बराबर है सर? टाइम की यूनिट है 2 सेकंड के बराबर, तो 2 सेकंड लिखा है यहां पर, और 2 सेकंड का फिर मैंने स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों जो जो चीजें कट हो रही है वो काट दो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यूनिट्स कैसे कट कर रहे हैं। तो 10 की जगह 10, यहां 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम उड़ा दिया, यहां मीटर से मीटर उड़ा दिया, सेकंड से सेकंड उड़ा दिया, तो यहां पर तो एक ही बचा, इज इक्वल टू N2। यहां क्या बचा सर? किलोग्राम से किलोग्राम तो उड़ा दिया, लेकिन बाहर क्या बचा? 2 बचा। ओके, बिल्कुल सही बात है, 2 तो बचेगा ही बचेगा। ओके, अच्छा, फिर दूसरा, यहां पे मीटर से मीटर तो उड़ा दिया, लेकिन क्या बच गया? 1/3 बच गया। ओके, और यहां पे सेकंड से सेकंड तो उड़ा दिया बच्चों, लेकिन 2 का स्क्वायर बच गया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो भाई बताइए क्या आएगा? तो 10 इज इक्वल्स टू यहां पर N2, और ये क्या आ गया बच्चों कि ये आपका आ गया 2 डिवाइडेड बाई 30। क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 12। 2 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 12। तो 2 डिवाइडेड बाई 12 बिल्कुल सही बात है। यहां से आप आंसर निकालोगे, N2 का आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 60 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 60, ठीक है ना। आंसर क्या आ रहा है? 60। अब बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने एक ही कमेंट को 50 बार रिवाइज किया है, तो उससे अच्छा इसको आंसर को कमेंट देख लो और अपने आप को सेटिस्फाई। ये जरूरी नहीं है कि टीचर देखे या नहीं देखे, आपने किया और आपको वाला आंसर मिल रहा है तो सही है, और कुछ गलत हुआ तो वहां पे करेक्शन करो कि क्या गलत हुआ सर। तो सीधी सी बात है कि भाई यहां पर 2 की जगह 2 था, यहां 1/3 था, लेकिन यहां पे 2 का स्क्वायर था तो ये 4 हो गया। अब 3 नीचे आ गया बच्चों, 3 नीचे आ गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? 12। 2/12 यानी 1/6, और 6 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 60 बच्चों। तो एकदम सिंपल सी बात है, हमें निकालना है फोर्स की वैल्यू किसी ऐसे मेजरमेंट सिस्टम में जिसको हम नहीं जानते हैं। तो क्या किया जाएगा भाई कि सर पहली बात तो हम लोग लिखेंगे कि N1U1 बराबर N2U2। ओके, M1 L1 T - 2, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया कि डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है सर, M1 L1 बटा में T2। सबका आंसर 60 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो F इज इक्वल टू 10, और SI सिस्टम में यूनिट क्या होगी? केजी की घात 1, लंबाई में मीटर की घात 1, टाइम में सेकंड की घात 2, बराबर बच्चों क्या आएगा? तो सर बराबर अपना आ रहा है N2। इसमें क्या आया? ध्यान से सुनना, इसमें N2, इसमें इसकी लंबाई कितनी थी? द्रव्यमान का क्या यूनिट था? ध्यान से सुनना कि द्रव्यमान का यूनिट क्या था? तो सर द्रव्यमान का यूनिट था 2 kg। क्या? 2 kg, उसकी घात 1। अच्छा, लंबाई का यूनिट क्या है? जो लिखा गया है ना उसको यूनिट की तरह टेकना है, ध्यान से सुनना। अच्छा, लंबाई का यूनिट क्या है सर? लंबाई का यूनिट है 1/3 मीटर, तो 1/3 मीटर और घात 1। अच्छा, टाइम का यूनिट क्या है भाई? तो सर टाइम का यूनिट है वो 2 सेकंड है। क्या है? 2 सेकंड है, सीधी सी बात है, 2 सेकंड है, तो उसका स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इनको काटना है तो काट दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। केजी से केजी उड़ा दिया, मीटर से मीटर उड़ा दिया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर उड़ा दिया, बचा क्या? ये 2, तो 2 की 2 1 बच गया। ये 1/3 की घात 1 थी तो 1/3 बच गया। यहां पे 2 की घात बाहर कितनी थी? तो सर 2 की घात सेकंड तो उड़ा दिया, लेकिन 2 की घात क्या थी? 2 थी, तो 2 का स्क्वायर अपना 4 हो गया। बिल्कुल बच्चों, तो ये क्या हो गया? 2, और इसको गुणा किया तो ऊपर आया 2/3। 2/3 को 4 से नीचे है तो ये 2/12 हो जाएगा। 2/12 को मैं काटूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? मेरा 1/6 आ जाएगा, और 6 को 10 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि N2 इज इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे मेजरमेंट सिस्टम जिनको हम नहीं भी जानते हैं उनमें भी क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग ऐसे पूछ लेते हैं और आपको करना है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि इसकी यूनिट क्या है? 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड, लेकिन उसका स्क्वायर भी तो है ना भाई। तो 2 सेकंड का स्क्वायर मैं करूंगा बच्चों, 2 सेकंड का स्क्वायर मैं करूंगा तो क्या आएगा? 4 सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर तो कट हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा, ठीक है ना, 4 बच जाएगा। ओके, क्लियर? ओके, परफेक्ट सर, ठीक है बच्चों। तो ये सेकंड का स्क्वायर से सेकंड का स्क्वायर अपना कट हो गया है भाई। तो इस तरीके के भी एग्जांपल आते हैं। तो ये यूनिट कन्वर्जन है, ठीक है ना, ये यूनिट कन्वर्जन है आपका। इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाएगी। ऐसे जब सिस्टम आएंगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाएगी, इसको अपने को यूनिट की टेंशन नहीं लेनी है। लिखना चाहो तो लिख दो भाई कि सर ये ऐसे लिख के केजी, तो यूनिट हो जाएगी 2 kg इंटू 1/3 मीटर डिवाइड बाई 2 सेकंड का स्क्वायर। इस टाइप से कुछ आ जाएगा, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए
तो ये हो गया। उसके अलावा अपने को क्या करना है बच्चों, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको रिलेशंस डेवलप करने होते हैं आपस में, कि सर इसका इसके साथ रिलेशन डेवलप करो, इसका इसके साथ रिलेशन डेवलप करो। तो रिलेशन डेवलप करने होते हैं, तो वो वाली बात भी बतानी है। ओके, तो कैसे करेंगे भाई, आपको जैसे दे दिया कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है, वो तीसरे पे डिपेंड कर रही है, तो उसका फॉर्मूला बनाना, ठीक है ना। कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है या तीन फिजिकल क्वांटिटी है, वो तीसरे पे डिपेंड कर रही है। जैसे बेसिक एकदम इजी वाला फॉर्मूला जो आपको आता है, एकदम आसान सा, मैं पहले एग्जांपल लिख लूं कि यदि किसी निकाय की ऊर्जा उसके द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण g व ऊंचाई, या सीधा लंबाई लिख देता हूं, लंबाई l पर निर्भर करे तथा विमाहीन नियतांक एक हो तो ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करो। बहुत आसान तरीके से करना है और आपको लास्ट में इन क्वेश्चंस के बारे में बताना भी है, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, हम लोग यहां पे बात करें कि यदि किसी निकाय की ऊर्जा, उसकी कोई ऊर्जा है, वो निर्भर करती है उसके द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण g पर, लंबाई l पर, अच्छा, तथा विमाहीन नियतांक, यानी जो एक ऐसा नियतांक भी गुणा में आएगा जो उसकी विमा नहीं है, यानी जिसको विमीय सूत्र से हम नहीं निकाल सकते हैं, उसका मान 1 है, तो ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों, ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करना है। चलिए भाई, तो आप लोगों को कैसे ये निकालना है, किस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता देता हूं। पहला मैं बता देता हूं, जिनको आता है वो कोई दिक्कत है ही नहीं, कर लो। और फिर दूसरा आपको करना है, तीसरा, ऐसे अपने को इसमें टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं जो अच्छे होंगे। तो चलिए भाई बात करते हैं। तो यदि किसी निकाय की ऊर्जा उसके द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण इन पर निर्भर कर रही है, तो हम लोग पहले लिखेंगे कि माना ऊर्जा जो है वो निर्भर करती है, सर द्रव्यमान की घात a पर निर्भर करती है, मुझे नहीं पता कितनी है वो, a की वैल्यू 1 2 -1 2 कुछ भी है, लेकिन उस पर निर्भर कर रही है। अच्छा, g के मान पर, यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान b पर, अच्छा, और लंबाई के c पर निर्भर कर रही है। अच्छा, ये उस पर निर्भर कर रही है, तो निर्भरता के लिए हम लोग समानुपाती लगा देते हैं। और इस समानुपाती को हटाने के लिए अगर कोई बोले तो ये विमाहीन नियतांक से गुणा कर देंगे। तो सर विमाहीन नियतांक तो 1 है, तो गुणा करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप सीधा कर दोगे कि सर ये m की घात a, g की घात b और l की घात c पर निर्भर कर रहा है। m की घात a, g की घात b और l की घात c पर निर्भर कर रहा है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, सुनिएगा। हमें सिर्फ क्या करना है, ये अपना डायमेंशन एनालिसिस मेथड है, विमा के हमें क्या करना है, विमाओं को आपस में कंपेयर करना है और आंसर निकालना। और काफी अच्छे क्वेश्चन इसमें बने हैं, कई बार बने हैं। तो देखिए, सबसे पहला कि सर विमा को कंपेयर करना है, तो इधर जितनी चीजें हैं, इधर जितनी चीजें हैं, सबकी विमा लिख दो। सर ये तो ऊर्जा है, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र है m1 l2 t-2, लिख दिया बच्चों। ऊर्जा का विमीय सूत्र रख दिया m1 l2 t-2 इज इक्वल टू, इधर द्रव्यमान है, ठीक है, तो द्रव्यमान की घात तो सर a ही होगी, ठीक है ना। द्रव्यमान तो m1 खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और m1 की घात a कर दिया। इधर ये g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, अरे कोई सा भी त्वरण हो, है तो त्वरण, बिल्कुल। और त्वरण की क्या होती है विमा, l1 t-2, क्या होती है बच्चों, l1 t-2, उसकी घात अपन ने b मान ली। और ये तो सर लंबाई है, तो लंबाई की घात c। अब इधर भी mlt है बच्चों, और इधर भी mlt है। आपको इनकी घातों को बराबर करना है। क्या करना है, इनकी घातों को तुलना करनी है। जैसे मैं बोलूं 4m, यानी द्रव्यमान के लिए, क्या बच्चों, 4m द्रव्यमान के लिए। तो देखिए ध्यान से, द्रव्यमान के लिए मैं बात करूं तो यहां पर घात कितनी है, सर 1 है। अच्छा, इधर सर इसमें घात है a, 1 की घात a, यानी इसको a कर देंगे गुणा करने पर। यहां पे कोई m है क्या, नहीं। यहां पर कोई m है क्या, नहीं। तो a की वैल्यू 1 आ गई, सीधा सा कंपेयर किया। अच्छा, 4l, देखते जाइएगा, l लंबाई को कंपेयर करोगे तो लंबाई की घात यहां पर कितनी, सिर्फ घातों को कंपेयर करना है ना। घात कितनी है, 2,
ओके सर। यहां पर लंबाई है क्या? नहीं है सर। यहां पर लंबाई है क्या? हां। कितनी है? 1। और उस 1 की घात क्या है? b। तो 1 को b से गुणा किया तो ये क्या हो गया? b हो गया। अच्छा, यहां पर भी लंबाई है क्या? बिल्कुल। और दो चीजें गुणा में होती है तो उनकी घातें जुड़ जाती है, सीधी सी बात है। अच्छा, कितनी है उसकी? सर उसकी भी c है, तो b प्लस c, यानी इसकी घात b और इसकी घात c, दोनों, ये दोनों l लंबाई गुणा में है तो b और c को गुणा किया तो जुड़ जाएंगे, सॉरी लंबाई को गुणा किया तो घातें जुड़ जाएगी, b प्लस c हो जाएगा। तो बिल्कुल बच्चों, तो b प्लस c, तो a की वैल्यू क्लियर मिल गई, बिल्कुल। b प्लस c की कितनी मिल गई? 2। अब कंपेयर कर लो किसको? t को, 4t। तो टाइम को कंपेयर किया बच्चों, तो आप देखिए कि टाइम की क्या क्या घात आपको दे रखी है। यहां पर टाइम की घात कितनी है सर? -2। कितनी? -2। अच्छा ठीक है। यहां पर सर टाइम की घात नहीं है, यहां पर टाइम की घात नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है। यहां पर कितनी है? -2। क्या? -2 और ऊपर है b, यानी ये -2b के बराबर है। यहां वाली -2 जो है वो बराबर है यहां पर -2b के, तो माइनस से माइनस कट हुआ बच्चों, 2 से 2 कट हुआ, तो यहां से अपने को मिला b का आंसर 1। और ये b की वैल्यू 1 मिली तो वो यहां पे रखेंगे। ये बोल रहा है कि b और c जोड़ने पर 2 आ रहे हैं। अच्छा, नीचे हमें किसी ने बताया कि b का मान 1 है, तो अपने को पता चल गया कि सर c का मान भी क्या है? 1 है। c का मान भी कितना है? 1 है। तो a का मान भी 1, b का मान भी 1, c का मान भी 1। ये आपका उत्तर आ गया। तो भाई ऊर्जा का जो सूत्र अपना आया वो आया mgl, सीधा लिख देंगे। अगर किसी घातें 1 1 1 है तो 1 1 तो घात लगाने का मतलब ही नहीं है, तो सीधा आंसर आ जाएगा mgl, सीधा आंसर आ जाएगा। और ऐसे आप जानते ही हो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है सर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। तो कोई टेंशन वाली बात तो है भी नहीं बच्चों। क्लियर है? सबका मान 1 1 आ रहा है, बिल्कुल भाई सही बात है। करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ घातों को ही तुलनात्मक स्टडी करनी है कि सर हमने लिखा जिस पर निर्भर कर रहा है उसको ऐसे ऐसे लिख दिया, m की घात 1, b g की घात, और ये सबकी घातें रख दी। फिर सर इसका विमीय सूत्र पूरा रखा, इसका भी विमीय सूत्र रखा, इसका भी विमीय सूत्र रखा, इसका भी विमीय सूत्र रखा, तो ये ऐसे रखा और हम लोगों ने इसको पता कर लिया है भाई बच्चों। क्लियर? ऐसे ही अपने को 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबको करने हैं, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते चलना है और यहीं पे करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन करोगे उतना ही यहां पे क्लियरेंस आएगा। तो ओके, एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा है, यदि गुरुत्वीय नियतांक g प्लांक नियतांक h व प्रकाश का वेग है, तो वेग ही, किसी का वेग हो कोई दिक्कत नहीं है, c को मूलभूत भौतिक राशि मान लिया जाए तो लंबाई का विमीय सूत्र होगा। चलिए भाई बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया है। तो भाई क्या बोला गया है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि भाई सीधी सी बात है बच्चों कि मैंने आपको बोला ही था कि भाई मूलभूत भौतिक राशि 7 है, वो केवल SI तंत्र में है और हमेशा रहेगी जरूरी नहीं है, लोग बदल सकते हैं। तो वैसे ही एक नया तंत्र है कोई, और उस नए तंत्र में मूलभूत भौतिक राशियां ये है। गुरुत्वीय नियतांक G को बोला कि भैया ये मूलभूत भौतिक राशि बनेगी, प्लांक नियतांक H को बोला कि ये भी मूलभूत भौतिक राशि है, और जो प्रकाश का वेग है c वो भी मूलभूत भौतिक राशि है। अगर वो मूलभूत भौतिक राशि है तो आपको बताना है कि लंबाई की विमा क्या होगी, यानी उस नए विमीय नए मापन तंत्र में ये ऊपर वाली तीनों मूलभूत हो गई, ठीक है सर। और लंबाई क्या हो गई सर? लंबाई फिर मूलभूत नहीं, वो तो हो गई व्युत्क्रम भौतिक राशि,
ठीक है ना, डेराइव्ड हो गई। ओके, लेकिन हम जानते हैं कि डेराइव्ड भौतिक राशि तो मूलभूत पर निर्भर करती ही करती है। तो इन लाइनों का मतलब यह है कि लंबाई जो है वो निर्भर करेगी आपके किस पर, जी की घात 1 पर, सॉरी जी की घात a, हमें नहीं पता कितने पर, ठीक है। अच्छा, h की घात b और ये c है इसकी घात c, इस पर निर्भर करेगी। क्यों? क्योंकि सर ये तीनों मूलभूत भौतिक राशि है और ये व्युत्क्रम है, और हमें पता है कि व्युत्क्रम भौतिक राशि जो है वो मूलभूत पर तो निर्भर करती ही करती है। व्युत्क्रम जो है वो मूलभूत पर तो निर्भर करती ही करती है। तो भाई बताइए क्या आएगा इसका आंसर। और एक बच्चा पूछ रहा है सर ये यहां से थोड़ा सा बता दो कि ये -2b जो है उसका मान ये कैसे आया। तो भैया -2 बराबर अपना -2b है, मैंने माइनस से माइनस काटा, 2 बराबर 2b, तो b बराबर 2/2 आएगा आपका 1। और -2 आया कहां से था, ये यहां पर t की घात -2 थी और बराबर किया यहां पर t की घात -2 को b से गुणा किया था, तो -2 बराबर -2। चलिए बताइए भाई बच्चों कैसे करोगे, ठीक है ना। तो भाई कैसे करोगे जल्दी जल्दी बताइए कि सर ये जो है इसका आंसर सबका आना चाहिए। भाई बोलिए क्या आंसर आएगा। तो इतना तो पता चली गया कि सर ये मूलभूत भौतिक राशियां बन गया, तो भाई इनके ऊपर एक फॉर्मूला बन जाना चाहिए। करने का तरीका क्या है, हम तो एक ही चीज जानते हैं, दोनों तरफ करेंगे, रखेंगे विमीय सूत्र को और बराबर कर देंगे। तो चलिए भाई पहले तो लंबाई का विमीय सूत्र बताओ। अच्छा सर लंबाई का विमीय सूत्र तो L1 ही होता है। चलो ये बराबर होगा किसके, जी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र बताना भाई क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र निकाला था अपन ने, क्या था, F बराबर gm² से निकाला था, ठीक है ना। m हो गया था आपका -1, l हो गया था आपका 3 और t हो गया था -2, यही तो था। m -1 l3 और t m -1 l3 t -2, ऐसा ही कुछ था सर, बिल्कुल सही बात है। h ये क्या था सर, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट, तो प्लांक कांस्टेंट की ऊर्जा क्या कैसे निकाली थी सर, इसको E = hf, h बराबर E/f। ये क्या था सर, ये था m1 l2 t -2, और ये जो है वो भी तो टाइम का इनवर्स है सर, तो ये t-1 था और इसको सोल्व कर h जो है वो निकाली थी हमने m1 l2 t-1। ये मैं नहीं बता रहा ना, ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना, ये कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आपका पहले से ही पता ही है। अच्छा c, सर c क्या है, प्रकाश का वेग। अरे भाई किसी का भी वेग हो है तो वेग, तो बिल्कुल उसको तो विमीय सूत्र के तरीके से ही करेंगे, क्या, L1 t-1, ये घात c, तो इसकी घात a, इसकी घात b और इसकी घात c। और बता दीजिए भाई बच्चों क्या आंसर आएगा इनकी घातों का, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से बताइए, इस तरीके से करना है। आंसर आ गया है बच्चों का 345 342। अच्छा क्या करोगे भाई, अब एक एक को कंपैरिजन करना है। m1 l3 t-2, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड बच्चे, बहुत आगे तक जाओगे। g की घात 0, h की घात 0, c की घात 0, कैसे बताओ, कितने टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं, ठीक है। L1 यहां से आप कंपेयर करो, सबसे पहले इसके पास सर सिर्फ लंबाई है, इसके पास सर जी सिर्फ लंबाई है, तो मास की घात भी 0 है और t की घात भी 0 है, लेकिन भैया उधर तो है, तो कंपैरिजन तो करना पड़ेगा बिल्कुल। तो क्या आएगा, 4m द्रव्यमान के लिए, सर यहां पर तो द्रव्यमान की 0 है, ओके। यहां पर द्रव्यमान की घात कितनी है देखिएगा सर, ये -1 और उसको a को 1 से गुणा किया गया, 1 को a से, तो ये आपका हो गया -a। अच्छा यहां है, बिल्कुल यहां भी द्रव्यमान है कितना, 1 को b से गुणा किया गया है, लेकिन वो पॉजिटिव है, तो -a + b। अच्छा यहां द्रव्यमान है क्या सर, नहीं है, तो सीधा हो गया -a + b = 0, और ये माइनस का a है उस तरफ चला जाएगा, तो क्लियर सा पहला आंसर अपना आ गया, a = b होगा। पहला आंसर क्या हो गया, a = b हुआ। चलिए भाई चेक करते हैं, ओके ठीक है। 4l मेरे याद रह जाएंगे आपके आंसर दिए हुए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। 4l
अब L के लिए या फिर T के लिए कर लेते हैं, 2 नंबर पे T। तो T के लिए अगर आप करोगे बच्चों तो T का भी सर यहां पर 0 है। ओके, यहां पर T का कितना है सर -2a, कितना -2a। अच्छा, यहां पर कितना है -b। अच्छा, वहां पर कितना है -c। ध्यान से सुनिएगा, -2a -b और माइनस का c। बिल्कुल, कुछ आंसर्स आ रहे हैं, चेक करते हैं बच्चों के। तो भैया आपको ये तो पहले ही बोला हुआ था कि सर a बराबर b है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं -c को मैंने अपने पास उधर रखा और ये दोनों जो है वो प्लस के जाके बन गए -2a, और ये माइनस के इस तरफ जाके प्लस के हो गए 2a प्लस b। क्या हो गया बच्चों, 2a प्लस b। -c बराबर 2a प्लस b। ध्यान से सुनिएगा, -c बराबर 2a प्लस b। ठीक है, ओके। लेकिन भाई 2a और b को अलग अलग लिखने की जरूरत क्या है, a और b तो बराबर है, तो 2a की जगह 2a रखो और b की जगह भी क्या रख दो, a रख दो। तो 2a प्लस a यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 3a। तो अपना आ जाएगा -c बराबर 3a, -c बराबर 3a। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये आ गया। अब अपन बात करते हैं लास्ट में बचा जिसके बारे में अपने को पता था, यानी 4l। किसके बारे में बच्चों, l के बारे में। तो l का बताइए, l की घात यहां पर कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहां पर कितनी है सर, 3 और -a यानी -3a। बिल्कुल सही। यहां पर l है क्या सर, वो हो गया 2b, 2 और b, और यहां पर l है क्या, बिल्कुल सर कितना है, c। तो चलिए भैया, यहां से शुरुआत करते हैं अपने आंसर्स निकालने की। a और b बराबर है, बिल्कुल। c जो है वो -c जो है वो 3a के बराबर है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां से देखेंगे बच्चों। थोड़ा सा देखिए कि भाई ये 1 है, बिल्कुल। इसको c को मैं इधर भेज दूं तो ये हो गया 1 -c। ओके, ये प्लस का c है, उधर चला गया तो -c। यहां पर माइनस का 3a और 2b, b भी तो a के बराबर ही है भाई। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, और b जब a के बराबर है यहां पर, तो ये 3a माइनस का है, और ये 2a जो है वो क्या आ जाएगा, प्लस का। 2a जो है वो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का। माइनस का 3a प्लस का 2a, तो यहां पर बच गया सर माइनस का a। क्या बच गया, माइनस का a। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात, -c की जगह क्या लिखा जा सकता है सर, -c की जगह लिखा जा सकता है 3a। क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 3a। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों का। तो 1 प्लस ये -c की जगह क्या आ गया, 3a इज इक्वल टू -a। चलिए भाई बच्चों, ये उधर चला जाएगा, कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है ना। तो a की वैल्यू, अच्छा लेंथ का पहले से ही 1 लिखा हुआ है, हाँ तो लेंथ का तो 1 है ही ना भाई, L1 जो है वो तो है ही है, उसमें तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है भाई। लेंथ का तो 1 ही लिखा हुआ है। ओके, तो भाई ध्यान से देखिएगा, ये क्या आ गया, ओहो मैंने यहां पे गलती से माइनस लगा दिया। a के ऊपर तो प्लस ही था ना भाई, ये माइनस मैंने गलत लगा दिया ना, ये वाला माइनस मैंने गलत लगा दिया। m में सही है, t में सही है, ये मैंने माइनस गलत लगा दिया। ये क्या है भाई, L के लिए। L के लिए सोचेंगे तो 3 और a क्या है भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा वहां पे, 3 और a, 3a। तो ये -3a नहीं है, क्या है 3a। थोड़ा सा ध्यान से देखो वरना पूरा गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ध्यान से। तो L के लिए देखेंगे, L वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो फिर से देखिए L के लिए देखेंगे, यहां पे 1 है, बिल्कुल। यहां 3 को a से गुणा किया तो 3a, यहां 2 को b से गुणा किया तो 2b, और यहां 1 को c से गुणा किया तो c। तो चलिए भाई बच्चों, सीधा सा आंसर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई 3a और c इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ रहा है, आपको पता ही है। यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए, सीधा सा आंसर है कि -c बराबर 3a। तो c बराबर क्या होगा, ये माइनस उधर भेज दो, तो c बराबर क्या होगा, -3a। तो 1 3a प्लस 2b, और c की जगह क्या आ गया, -3a। तो ये भैया 3a से 3a आपका कट हो गया, सीधा आंसर आ गया 2b बराबर 1। तो b बराबर आपका आ गया बच्चों हाफ। अब उत्तर लिखेंगे यहां पे देखिए कि सर a और b बराबर है, बिल्कुल, तो आ गया हाफ। c बराबर क्या आएगा सर, c बराबर है, आप देखिएगा यहां से -3a। c बराबर क्या है, -3a। तो -3 और a और b का आंसर है हाफ, तो आपका आंसर आ गया c बराबर -3/2। ओके, ये ऐसे करना है। अब इसमें कितना इंपॉर्टेंटली, कितना फास्टली आप पढ़ सकते हो, वो वाली चीजें हैं। तो एक बार देख लीजिए भाई, सीधा सा आंसर है कि जब हम लोग विमीय सूत्र बदलते हैं,
जब हम लोग विमीय सूत्र बदलते हैं, फंडामेंटल को छोड़ मानते हैं, ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मेन मकसद ये था कि ये जो एक बार एग्जाम में पूछा गया था ना, एक बार जेई मेन में आया था, तो भाई जेई मेन में आया तो नीट में भी आ सकता है, ऑप्शंस की फॉर्म में था, तो आप ऑप्शंस को देख के चेक कर सकते थे, कैसे भी कर सकते थे, ये आपको करना था। हमें नो डाउट इतना बड़ा प्रोसेस हम स्लो स्लो तो नहीं करेंगे, वहां पे अपने को कॉमन सेंस से थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा इसको। तो क्या बोला गया है कि यदि गुरुत्वीय नियतांक जी, प्लांक नियतांक एच व प्रकाश का वेग सी मूलभूत भौतिक राशि मान ले। ये पहला तो क्वेश्चन अपने को फंडामेंटली ये क्लियर करना चाह रहा है कि मूलभूत भौतिक राशि हमेशा साथ होगी, वो नियत नहीं है, फिक्स चीज नहीं है, ये चीजें बदल सकती है। अच्छा, तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा? तो भैया ये 3 मूलभूत भौतिक राशि है, तो लंबाई क्या होगी? व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो भैया ये इस पर निर्भर करेगी। ओके, ये इस पर निर्भर करेगी। तो भाई g की घात है a, h की घात है b और c की घात है c, और हम लोगों ने तीनों को कंपेयर किया। ये g का विमीय सूत्र रखा, ये h का विमीय सूत्र रखा, और ये यहां पे c का विमीय सूत्र रखा, तीनों का विमीय सूत्र रख दिया। ओके, तो फिर हमने क्या किया कि भाई ये g, h और c का तीनों का विमीय सूत्र रख दिया। भाई एकदम सीधी सी बात है। अब यहां पर m ये लंबाई है, तो लंबाई का जो विमीय सूत्र है उसमें तो L1 अकेला ही आता है, m और t तो आता ही नहीं है, m और t तो आता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। फिर हमने कंपैरिजन किया 1/1 कि सर m के लिए ये 0 है, आगे ये लिख देना, L के लिए, T के लिए ये 0 है, आगे ये लिख देना, और L के लिए। अब मैथ्स में प्लस माइनस में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वो एक बार कॉपी पेन पे लेके करोगे तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है तो वो तो क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब मैथ्स में हो रहा है तो वो एक बार कॉपी पेन लेके करोगे तो सही हो जाएगा। अच्छा, आपका आंसर क्या आया मुझे ये बताइए। तो आंसर आया सर A और B की दोनों की घात हाफ आ गया, ओके, और C की घात -3/2 आ गया। ये काफी सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। नहीं, टफ नहीं है, लेंथ ही बोल सकते हैं। टफ तो क्या है इसमें भाई, लेंथ ही अगर जरूर बोल सकते हैं कि लेंथ ही था, लेकिन जेई मेन में आ गया तो भैया नीट में भी आने का कोई चांस ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो चलिए L बराबर हमने क्या लिखा, G की घात A, तो A का मतलब हाफ हो गया, H की घात भी B लिखा लेकिन वो भी हाफ हो गया, और C की घात -3/2। बात समझ रहे हो, C की घात -3/2, ठीक है ना। अब भाई C का मान अपना यहां पे आ गया है। अब इन तीनों को अगर हम लोग रखें ढंग से तो L बराबर अपन क्या लिख सकते हैं सर, L की घात, G की घात हाफ, H की घात हाफ, और C की घात सर नीचे की ओर भेज दो 3 और उसके ऊपर घात कर दो हाफ, ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, C की घात हमने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, नीचे की ओर भेजा तो वो पॉजिटिव हो गया, 3 और हाफ, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है कि L बराबर हाफ हाफ हाफ, इन सारी घातों से हमने क्या कर दिया, रूट कर दिया। ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, तो ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन था GH/C क्यूब। क्या आएगा, GH/C क्यूब, GH/C क्यूब। तो भाई हमें ऐसे करना है। अब सीधी सी बात है, इन चीजों को अगर वहां पे एग्जाम में अपने पास आ जाता है कि सर ये कैसे करेंगे, तो भाई जब ऐसे डायमेंशनल वाले क्वेश्चन हो तो अपने को ये लास्ट में रखना है, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ चीजें डायरेक्ट याद हो तो आप एक एक चीज को पकड़ लो। हमें ये नहीं करना है कि भाई ये पूरा लास्ट में मिले, ये लिखित रूप में करना है जैसे मैंने आपको सिखाया, ये तो आपको सिखाने के लिए है। हम अगर रैंडमली चलेंगे तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि सर M और L को, L बचना चाहिए, यानी M का पावर कुल मिला के 0 हो और टाइम की पावर कुल मिला के 0 हो। इन दो के पीछे पड़ जाओ और ऑप्शंस कट करने वाले मेथड से करो। इन दो के पीछे पड़ जाओ और ऑप्शंस कट करने वाले मेथड से करोगे तो सीधा ही पता चल जाएगा कि सर G में घात आ रही है A की। बात कोई टेंशन वाली है ही नहीं। कैसे कि सर G में मास की घात है -1, ठीक है ना, और H में मास की घात है +1। तो सर मेरी एक बात तो क्लियर होगी, मुझे यहां पे द्रव्यमान चाहिए ही नहीं, तो इन दोनों को गुणा ही करना पड़ेगा। इन दोनों को गुणा से ही मेरा +1 और -1 कट होगा। तो ये ऑप्शन चेक कर लिया तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे। सीधी सी बात है, G और H क्या होना चाहिए सर, गुणा में होना चाहिए, ठीक है ना। तो G और H गुणा में होना चाहिए। अब फिर टाइम की तरफ देखेंगे कि सर टाइम को भी मुझे कैंसिल करना है, लेकिन यहां पर मास नहीं था तो लंबा द्रव्यमान वाला सबसे सटीक ऑप्शन था, और फिर 2 कट हो जाएंगे, फिर बाकी 2 को सोल्व करके देखना है। इस तरीके से करना होता है। हालांकि मैं ऑप्शन वाले तरीके से भी आपको बताऊंगा जब अपने पास ऑप्शंस होंगे उस तरीके से। बाकी क्लियर है भाई, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ओके, शुरू में आते ही लेंथ की बीमारी, भाई लेंथ की ही तो निकालनी है। यही तो बोला है कि लंबाई का विमीय सूत्र, तो लंबाई तो L1 ही है ना, लंबाई तो L1 ही है, ठीक है ना, ठीक है ना, कि लंबाई तो L1 ही है, तो इसको ऐसे करना है, इसको तो 1 मानेंगे ही मानेंगे। ओके, चलिए
अब एक और बेसिक सा क्वेश्चन आप लोग कीजिए, आपको करोगे ना तभी आपकी बातें क्लियर होगी, ठीक है ना। हालांकि इतने बड़े की चांसेस एक ही है कि आपको डायमेंशन एनालिसिस थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। यहां पर आपको दिया गया है यदि सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई L वह ध्यान से गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करे तो उसका यह बहुत आसान है, ये सबको करना है। सूत्र क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा, चलिए। विमाहीन नियतांक 2 पाई है। चलिए, विमाहीन नियतांक 2 पाई है। ओके भाई बच्चों, अब ये वाला बता दीजिए, फिर आपको मैं इनसे छुटकारा छुड़वाते हैं और हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन की ये सारी चीजें खत्म कर देते हैं। तो जल्दी से बताइए कि भाई क्या होगा इसका आंसर। ओके, अब है ना, इनका पता है अपने को ना, जैसे बाकी सारे बच्चे जानते हैं कि सर ये 2 पाई रूट LYG होता है, तो अब जानते हो वो बात तो क्लियर है, ठीक है ना। एक बार कॉपी पेन से इनको निकालने की कोशिश करो, बाकी इन चीजों को याद रखना होता है। अब कहीं पर L और G डिवाइड में आ जाए तो सोचा करो कि L बटा G जो होता है ना, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो इस तरीके से थोड़ा जुगाड़ भी बिठा लेना चाहिए। अब ये तो सिंपल सा है कि सर सरल लोलक का आवर्तकाल यानी T, ठीक है सर, T यानी टाइम, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। ओके, तो उसका सूत्र क्या होगा, और साथ में बोला गया है कि विमाहीन नियतांक 2 पाई है। तो भाई निर्भर करता है, तो T निर्भर करता है किस पर, लंबाई की घात A और G की घात B। T निर्भर करता है लंबाई की घात A और G की घात B, ठीक है सर। और सर यहां पर विमाहीन नियतांक दे रखा है, लेकिन मैं पहले विमीय सूत्र से बात करूं तो T का विमा 1 बराबर होना चाहिए लंबाई की विमा A L1 और G का विमीय सूत्र क्या है भाई, यहां पे G तो त्वरण है, कोई सा भी त्वरण हो, और कोई सा भी त्वरण हो तो L1 T-2 की घात B। अब इनको कंपेयर करके बच्चों आपको A और B निकालना है, कितना आसान सा है, इसको और इसको कंपेयर करो। तो सर ये टाइम है, लेकिन इधर तो लंबाई और टाइम दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब इधर लंबाई तो नहीं हो सकती, तो लंबाई की घात तो यहां पर 0 है। तो सबसे पहले तो मैं लंबाई के लिए कवर करूं कि 4L, तो सर यहां पर तो लंबाई की घात 0 है। ओके, यहां पर लंबाई की घात सर इधर है A, ओके, और इधर भाई सर इधर है B, तो A प्लस B बराबर 0। पहला तो अपना ये आया कि A प्लस B बराबर 0, सीधी सी बात है। अच्छा, फिर मैंने किया टाइम के लिए कंपेयर, किसके लिए, टाइम के लिए। तो टाइम के लिए कंपेयर किया तो यहां टाइम की घात कितनी है सर 1, यहां पर कोई टाइम है क्या, नहीं, यहां सर ये है -2 इंटू B, तो -2B, ध्यान से समझिएगा बच्चों, -2B जो है वो क्या आ जाएगा सर, टाइम की घात। अच्छा, तो ये -2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो B की घात क्या आ जाएगा, -2, B की घात क्या आ जाएगा बच्चों, -2। और भाई आपको बोला गया है कि A प्लस B बराबर 0 है, तो A बराबर क्या हो गया, -B, A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -B, तो A बराबर माइनस और B की जगह आपका आ गया -½ तो A बराबर आपका आ गया ½ तो भैया सीधी सी बात है, A की वैल्यू आधी आ गई और B की वैल्यू माइनस में आधी आ गई, ठीक है ना, B की वैल्यू माइनस में आधी आ गई। तो बिल्कुल आप लोग सीधा कर सकते हो कि सर T इज प्रोपोर्शनल टू L, L यानी A, तो A की घात आधी और G में घात आ गई सर माइनस आधी, तो T प्रोपोर्शनल टू L, तो L क्या है सर घात आधी और G माइनस आधी है, वो नीचे जाके क्या हो जाएगा बच्चों,
प्लस का आधा, जी माइनस का आधा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का आधा। तो ये तो प्रोपोर्शनल में चल रहा है, बिल्कुल सर। तो टी प्रोपोर्शनल टू एल बाई जी, और घात आदि को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट। एल बाई जी और घात आदि को क्या लिख सकते हैं, रूट। और प्रोपोर्शनल हटाना है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको दे रखा है कितना, 2 पाई। कितना दे रखा है बच्चों, 2 पाई। तो 2 पाई दे रखा है तो टी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट एल बाय जी, 2 पाई रूट एल बाय जी। तो ये वाला जो है वो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा कि सर टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी यानी एक्सलरेशन है, और एक्सलरेशन है तो L1 t माइनस 1 ही है। ओके भाई बच्चों, क्लियर। सही है ना, सबका आंसर आ रहा है तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ओके, अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्वेश्चन है एक, नीचे दिए गए भौतिक सूत्रों में से कौन से सूत्र विमा मेथड, विमा के तुलनात्मक तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। बताइए किस किस को डेराइव किया जा सकता है। कुछ फॉर्मूलाज लिखूंगा कि भाई अगर हम लोग ये बोले कि दिए गए कुछ सूत्र है और उस सूत्र में से अपने को प्रत्येक सूत्र को देखना और देखना है कि अभी जो हम मेथड काम में ले रहे थे विमा वाला सूत्र, उसको हम किस कौन कौन से फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में बताना है 1 2 3 4, ठीक है ना, कि किस किस को डेराइव किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। पहला, y बराबर कुछ है आपका mg इंटू टी, क्या इसको डेराइव किया जा सकता है क्या। दूसरा है y इज इक्वल टू या f इज इक्वल टू g m1 m2, या इसको छोड़ो ऐसे वाला कि y इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, इसको किया जा सकता है क्या। तीसरा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चौथा v इज इक्वल टू वी नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी। अच्छा ठीक है। पांचवा कुछ p इज इक्वल टू इतने में बताइए। चलिए भाई बच्चों बताइए जल्दी जल्दी कि y इज इक्वल टू, इनको किससे कंपेयर करके विमा कंपैरिजन में से कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा फॉर्मूला जो है वो हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं, विमीय रूप से हम तुलनात्मक तरीके से किस किस को निकाल सकते हैं भाई बताइए जल्दी से। मैं पांचवा भी लिखता हूं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल है उसका। इसको या इसको, हाँ भाई बताइए कि इनमें से कौन कौन सा निकाला जा सकता है। विमा के तुलनात्मक तरीका हमने अभी सोल्व किया बच्चों, विमा का तुलनात्मक तरीका सोल्व किया अपन ने, ए से बी ऐसे कर रहे थे, ए बी बराबर ये, सी बराबर ये, डी बराबर ये, इस तरीके से। तो हमें यह निकालना है कि इनको विमा के तुलनात्मक तरीके से किस किस को निकाला जा सकता है। तो सारे अपने अपने आंसर करो, ठीक है ना। तो सर पहला y बराबर mgt, बिल्कुल हमने निकाला है y बराबर mgt या mgh, ऐसे फॉर्मूला हमने डेराइव किए हैं। चलिए 2 पाई रूट एल बाई जी,
बिल्कुल कुछ भी, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ये y जो है वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप मान लो, तो क्या ऐसे 3 गुणा में फिजिकल क्वांटिटी है जो अलग अलग है, m, g और t, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो y बराबर mgt, ठीक है ना, mgt, यहां पे y कुछ भी आपने मान लिया, तो चलिए क्या ये जो भी लिखा हुआ है नोटेशन वो सारी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, तो गुणा वाले सर निकाल सकते हैं। अच्छा, y बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी, या y की जगह अपन टाइम मान ले, तो क्या इसको किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है सर, तो ये दूसरा भी किया जा सकता है। ओके, या फिर आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो तो मैं क्लियर लिख दूं, यहां पे कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। E इज इक्वल टू एम जी एच, अब बताओ इसको किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है सर। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, सर बिल्कुल किया जा सकता है। अब थर्ड बताइए, थर्ड और फोर्थ को हम डेराइव कर सकते हैं क्या? थर्ड और फोर्थ को डेराइव किया जा सकता है क्या भाई? बताइए, क्या थर्ड, मैंने ऐसा कोई भी फॉर्मूला डेराइव किया है क्या आज? ऐसा कोई भी सूत्र आपको बताया है क्या पिछले, आज का मतलब ये पिछले 3-4 जितने भी क्वेश्चन हमने किए, आज मैंने ऐसा कोई भी फॉर्मूला बताया है क्या बच्चों जिसके अंदर प्लस वाला क्वेश्चन सोल्व किया जा सके, जिसमें यह बोला जाए कि बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस वाला आप सोल्व कर सकते हो? ऐसा बताया जा सकता है क्या? कभी भी वीमा के एनालिसिस मेथड से, डायमेंशन एनालिसिस मेथड से, वीमा के तुलनात्मक तरीके से हम बीच में प्लस या माइनस वाले सोल्व नहीं कर सकते हैं बच्चों। बीच में प्लस या माइनस वाले नहीं, जितने भी गुण किए वो या तो गुणा में थे या भाग में थे, जितने भी सोल्व किए वो या तो गुणा में थे या भाग में थे, लेकिन ऐसा कोई भी हमने सोल्व नहीं किया है, और ऐसा कोई भी सोल्व नहीं किया है तो भैया ये वाला जो है वो आपका नहीं सोल्व हो सकता, ये वाला जो है वो नहीं सोल्व हो सकता, तो थर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फोर्थ वाला कर सकते हैं क्या? फोर्थ वाले को देखिए कि सर फोर्थ वाला जो है वो दिया रखा गया है कि e की पावर में है या लोगरिथम में है, तो भैया e की पावर में है या लोगरिथम में है, क्या ऐसे को डेराइव किया जा सकता है? हमें तो पता ही नहीं चलेगा सर ये लोगरिथम में क्यों गया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो लेमडा और टी डायमेंशन लेस आना है, तो लेमडा और टी डायमेंशन लेस आना है, और इसको मल्टीप्लाई कहां से किया क्या पता। मैं अगर डायमेंशन एनालिसिस से करूंगा तो मुझे v बराबर v नोट इतना सूत्र तो मिल जाएगा, लेकिन ये आगे वाला सूत्र कहां से आएगा? डायमेंशन लेस कांस्टेंट तो हमें पता नहीं होता है सर वो, और ये तो कांस्टेंट भी नहीं है, चलो कांस्टेंट तो क्वेश्चन में दे दे, जैसे 2 पाई है और है वो तो कांस्टेंट में दे दे, ये तो बदल रही है चीज, ये लगातार बदल रही है, लेकिन डायमेंशन लेस भी है, e की पावर माइनस लेमडा टी, तो इसको भी डेराइव नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर आए, क्या ये डेराइव किया जा सकता है? पांचवें के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है ना, यहां पे तो चलो 2 पाई दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन में 2 पाई किसी ने दे दिया अपने को, जैसे अभी क्वेश्चन किया था तो 2 पाई गिवन है, तो इसको तो 2 पाई चलो रूट एल बाई जी, हम लोग इसको बोलते हैं, इसको अगर पूरा लिखें कि यदि विमाहीन नियतांक दिया गया है, यदि विमाहीन नियतांक दिया गया है, अगर विमाहीन नियतांक आपको दिया गया है बच्चों तो आप इसको 2 पाई को लिख सकते हो, नहीं दिया हुआ तो वो भी नहीं कर सकते, तो इसमें तो मैं क्लियर लिख देता हूं। अच्छा, यहां पर सर जब बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो हम सोल्व कैसे करें? क्यों सर, इसके विमीय सूत्र इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो या तो v बराबर u आएगा मेरा या v बराबर 80 आएगा, बीच में प्लस वाली चीज तो नहीं आएगी। चलिए, तो ये भी गलत हो गया। क्या मैं कभी भी लॉगरिथम को e की पावर को साइन थीटा को कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। अच्छा, इसको सोल्व किया जा सकता है क्या? फिफ्थ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? और ये एग्जाम में आते हैं भाई, ये वाली चीजें जो है वो एग्जाम में आती है, तो आपको थोड़ा ध्यान से बताना है कि भाई क्या इसको सोल्व किया जा सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं सर। क्यों नहीं सोल्व किया जा सकता? कि भाई सीधी सी बात है सर, जब मैं इसको विमीय सूत्र में लिखना चाहूंगा ना तो ईटा एक अलग क्वांटिटी है। बिल्कुल सही बात है। एरिया जो है उसको मैं लंबाई का स्क्वायर लिख दूंगा, वेलोसिटी एक अलग क्वांटिटी है और नीचे भी लंबाई है, तो इसको कट करते ही हाथों हाथ मेरे पास क्या आ जाएगा? लंबाई की घात 1 आ जाएगा। लंबाई की घात क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो भाई ऐसे सूत्र, ध्यान से सुनना, ऐसे सूत्र जिनमें आप करके देख लो, नहीं कर पाओगे, ऐसे सूत्र जिनमें एक ही फिजिकल क्वांटिटी 2 अलग अलग तरीकों से आ रही है तो वो भी डेराइव नहीं किए जा सकते हैं। जैसे एरिया और लंबाई आ गया, अच्छा, डायामीटर और लंबाई आ गया। कुछ फॉर्मूले होते हैं ना, उसमें डायामीटर भी है और लंबाई भी है। जैसे आपको मैंने बोला कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन सर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो वो नहीं निकाले जा सकते। ऐसे सूत्र जिनमें एक ही फिजिकल क्वांटिटी 2 अलग अलग फॉर्म में आ रही है डायरेक्टली, ये डायरेक्टली है ना यार, L1 और L3 में, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। हाँ,
आप बोलोगे सर ऐसे लंबाई तो वेलोसिटी में भी है, वो अकेला थोड़ी, उसमें L1 और T-1 है, यहां पे सिर्फ एक लेंथ पर ही डिपेंडेंसी है, तो आप इसको डेराइव कर ही नहीं पाओगे। क्यों? अगर मैं L की पावर निकालूंगा तो मुझे ये बताइए L की पावर कौन सी लेंगे अपन, यहां A लिखूं यहां पर B लिखूं, तो कौन से वाली लेंगे, तो ये सोल्व नहीं होगा। ओके, अच्छा ये भी सोल्व नहीं होगा सर, क्लियरली लिखा हुआ है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो लेंथ अपॉन एरिया आ गया, तो लंबाई बटा में क्षेत्रफल आ गया, तो सर ऊपर लंबाई और नीचे लंबाई का स्क्वायर, ऊपर लंबाई और नीचे लंबाई का स्क्वायर, जैसे ही एनालिसिस करेंगे ऑटोमेटिकली ये 1/L बन जाएगा। ये फॉर्मूला सीधा अपना ये बन जाएगा कि R इज इक्वल टू रो बटा में L। हम इसको डेराइव कर देंगे गलती से, ये तो नहीं होगा, नीचे वाले को डेराइव कर देंगे, ऊपर वाला तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं डेराइव होगा, ये भी डेराइव नहीं होगा। तो भैया ये जो चीजें हैं ना, ये आप लोग सोचो, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। पहले एम्स होता था, एम्स में तो डेफिनेटली आ ही जाता था, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, आपको इन चीजों पे फोकस करना है। बहुत सा मतलब बच्चों को ऐसा लग रहा था चैप्टर बोरिंग है, डेफिनेटली यार मतलब जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए ये क्या है, बार बार वही चीजें तो चल रही है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा बोरिंग लग रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भाई आपने डायमेंशन एनालिसिस मेथड यूज करना है, और डायमेंशन एनालिसिस मेथड यूज करके यह बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला डेराइव किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, कौन सा डेराइव किया जा सकता है भाई, कि वो सुन लो, नियम खुद लिख लेना क्या है। एक तो जिसमें फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी है सब अलग अलग हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो लेंथ और रेडियस। अब लेंथ और रेडियस अलग चीज है क्या भाई, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो एरिया और लेंथ, तो वो अलग है क्या, एक L1 और एक L2 है, ठीक है ना। तो जितनी फिजिकल क्वांटिटी हो सब अलग अलग हो, और वो जितनी फिजिकल क्वांटिटी है वो गुणा भाग की फॉर्म में हो, प्लस माइनस में नहीं हो, गुणा भाग की फॉर्म में हो, प्लस माइनस में नहीं हो। अच्छा, और सर, और साइन थीटा, कोस थीटा, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल इस फॉर्म में नहीं आए, इस फॉर्म में नहीं आए, उन्हीं को डेराइव कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस मेथड से, उन्हीं को ही कंपेयर करके बताया जा सकता है। इसलिए मैंने इसके आंसर केवल पहले और दूसरा दिया, और दूसरे में भी मैंने शर्त रख दी कि ये 2π अगर हमें कोई दे रहा है तो ही मैं कर सकता हूं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो भैया सीधी सी बात है कि भाई यहां पर अगर मैं एक एक चीज को देखूं कि mgh डेराइव किया जा सकता है, रूल सुन लो, नोटबुक में लिखना है क्या, आप इतना सा ध्यान में रख लेना अपनी भाषा में कि जितनी भौतिक राशि सूत्र में आ रही है वो सारी की सारी भौतिक राशि अलग अलग हो, और सारी की सारी भौतिक राशि अलग अलग हो, और साथ में क्या हो कि गुणा भाग में हो, प्लस माइनस या घात में नहीं हो, गुणा भाग में हो, प्लस माइनस या घात में नहीं हो। क्या लिख दूं यहां पे, सभी भौतिक राशियां, रूल सुन लो, सभी भौतिक राशि अलग अलग हो, और वो गुणा भाग के रूप में, गुणा भाग के रूप में हो। बस ये अलग अलग है, बिल्कुल सर, गुणा भाग के रूप में है, बिल्कुल। चलिए भाई, ओके, बात सर सीधी सी समझनी है। ओके, t इज इक्वल टू 2π रूट L बाई जी, t इज इक्वल टू 2π रूट L बाई जी, ठीक है। तो 2π रूट L बाई जी, चलिए, तो ये क्या है सर, अलग अलग है, बिल्कुल, तो ये हो सकता है, ये है तो सर अलग अलग, लेकिन बीच में प्लस आ गया तो नहीं करेंगे। ओके, ये सर ये e की पावर में, तो एक रूल तो ये सभी भौतिक राशियां अलग अलग हो और गुणा भाग के रूप में हो, और दूसरी बात क्या नहीं हो, तो साइन थीटा, कोस थीटा, ln और e की पावर में नहीं हो, तो सर ये e की पावर में है तो ये नहीं होगा। अब इनके पास आए, इनको मैंने देखा, आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब कभी ऐसा आता है ना कि यार ये मेरे से नहीं हो, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं मतलब क्यों नहीं हो रहा, तो आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि भाई इधर f है, उसकी डिपेंडेंसी है ईटा की पावर a, एरिया की पावर b, अच्छा, वेलोसिटी की पावर c, और जैसे ही मैं लिखूंगा लेंथ की पावर d, तो आप यहां पर देखोगे कि भैया ये तो L2 है, ठीक है, और ये लेंथ है
L1 की पावर d। तो ये तो एक साथ ही सोल्व होते रहेंगे ना, लेंथ और लेंथ तो डायरेक्ट आ गया, b और d का रिश्ता तो डायरेक्ट जुड़ गया आपके पास कि सर b और d का रिश्ता जो है वो तो मेरे को यहां से आप कंपेयर करो और यहां से कंपेयर करके बताओगे कि कभी भी आप देखोगे कि b और d का रिश्ता तो सर सीधा जुड़ गया मेरे पास कि यहां भी लेंथ और यहां भी लेंथ। तो भाई लेंथ और लेंथ आपस में कट होके ऊपर वाला L2 और नीचे वाला L1 तो वो L1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? L1 आ जाएगा। तो चलिए सर ठीक है, तो एरिया, लेंथ, ध्यान से सुनना, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, डायामीटर, ये चीजें अलग अलग नहीं है, ये चीजें क्या है? एक ही है। ठीक है ना, ये चीजें क्या है? एक ही है। अरे डायरेक्टली एल पर डिपेंड कर रही है कि नहीं? तो इसको नहीं कर सकते सर। यहां पर रो एल बाई ए है, सुनना ध्यान से, रो एल बाई ए है। एक बार इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो यार। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आप अलग अलग कैसे डिफाइन करोगे? ये L1 लिखोगे, नीचे वाला L2 लिखोगे, तो कट होके अपने आप L-1 हो गया, कट होके अपने आप L-1 हो गया। और जब आपका सोल्व करोगे तो अकेले L के लिए ही तो करोगे ना, अकेले L के लिए थोड़ी करोगे। आप ये थोड़ी लिखोगे कि सर ये मेरा एरिया वाला L है और ये मेरा लेंथ वाला L है, ये मेरा एरिया वाला L है, ये मेरा लेंथ वाला L है। आप तो क्या बोलोगे? कंपेयर करो L की विमा फॉर L, तो वो L सीधा सा यहीं से आ जाएगा। तो टेंशन वाली बात ये है बच्चों कि जब ये इस फॉर्मेट में होते हैं तो आप जब सोल्व करोगे ना तो R बराबर आपका क्या आएगा पता है? R बराबर आपका आएगा रो बाई एल। R बराबर क्या आएगा? रो बाई एल आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, हाँ बिल्कुल समझ आ गया, बिल्कुल बच्चों ठीक है। ओके, अब क्लियर है, रूल समझ में आ गया। साइन थीटा ई की पावर कुछ भी ln कुछ भी सोल्व नहीं होगा, इनको सोल्व नहीं कर सकते हो और ये ऐसे नहीं किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, डायमेंशन एनालिसिस मेथड से सोल्व इनको करना मुश्किल है। करके देख लो, ये तो बहुत आसान सा है, इनको कर सकते हो। ठीक है ना? पांचवे में NLV होता तो सोल्व हो जाता, NLV। हाँ, ये नीचे वाला एक नहीं होता तो हो जाता, फिर तो इसका आंसर वही आएगा। ओके चलिए भाई, अच्छा अब बात को थोड़ा ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। यदि एक क्वेश्चन और ऐसा, यदि P व Q दो भिन्न भौतिक राशि है, ध्यान से सुनना, भिन्न भौतिक राशि है तो निम्न में से, ध्यान से, P और Q दो भिन्न भौतिक राशि है तो निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये दोनों, संबंध सही है। निम्न में से कौन सा संबंध जो है बच्चों वो सही है? P और Q दो भिन्न भौतिक राशि है तो निम्न में से कौन सा संबंध जो है बच्चों वो आपका सही है, ये बताना है कि यहां कौन सा संबंध जो है वो आपका सही है। तो चलिए भाई बात करते हैं पहले P प्लस Q, क्या ऐसा हो सकता है क्या? दूसरा करते हैं, भिन्न है भौतिक राशि है ना, संबंध संभव है लिख देते हैं, सही में संभव है और ज्यादा क्लियर रहेगा। संभव हो सकता है ऐसा पूछा जाता है, संभव हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अच्छा अब बताइए, हाँ भाई बोलिए, क्या आएगा? कौन सा संभव है, कौन सा पॉसिबल है? ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपका ये वाली चीजें क्लियर हो जाएगी। पहले P प्लस Q, अगर सर दो भिन्न भौतिक राशि है तो जोड़ा नहीं जा सकता है, जानते हैं दो भिन्न भौतिक राशि है तो उनको जोड़ा नहीं जा सकता है, तो सर पहला गलत। अच्छा ठीक है सर, ओके।
अच्छा, तो सर दो भिन्न भौतिक राशियों को गुणा किया जा सकता है? बिल्कुल, गुणा तो कर ही सकते हैं। अच्छा, दो भिन्न भौतिक राशियों को भाग में ले जा सकते हैं? बिल्कुल, भाग में भी ले जा सकते हैं। तो दो भिन्न भौतिक राशियां, उनका गुणा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। भाग में ले जाया जा सकता है? बिल्कुल ले जाया जा सकता है। तो ये दोनों सही हो गए, थर्ड और फोर्थ। अच्छा, दूसरे के बारे में भी बताया नहीं, बताते हैं। अच्छा, और ये ऐसा हो सकता है log p/q, क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये भी पूछा गया है। चलिए, तो दो भिन्न भौतिक राशियां हैं सर, बिल्कुल है। क्या उन दो भिन्न भौतिक राशियों को गुणा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। भाग में ले जाया जा सकता है? बिल्कुल ले जाया जा सकता है। जोड़ा जा सकता है क्या सर? जोड़ा तो नहीं जा सकता। अच्छा, ये सर q और p दो भिन्न भिन्न भौतिक राशि है, दोनों को गुणा किया तो क्या इसका मान q के बराबर आएगा? नहीं। क्या इसका मान p के बराबर आएगा? नहीं। तो क्या फिर ये q या p किसी में भी जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता। तो ये गलत हो गया। ध्यान से सुनना, q और p दो भिन्न चीजें हैं। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूं या गुणा करूं तो क्या q के बराबर आएगा क्या? नहीं सर, भिन्न है तो कुछ अलग ही आएगा। ठीक है, भाग करने पे q के बराबर नहीं, गुणा करने पर नहीं। बिल्कुल बच्चे लिख रहे हैं नहीं। तो ये p में जोड़ा जा सकता है क्या? सर नहीं जोड़ा जा सकता। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा चौथा संभव है। अब मेरा इंटरेस्ट है पांचवें और छठे में, ठीक है ना? मेरा इंटरेस्ट है पांचवें और छठे में कि भाई इनमें से कौन सा संभव है, पांचवें और छठे वाले में से कौन सा संभव है। तो भाई पहले लिखा है कि क्या p प्लस क्यू स्क्वायर संभव है क्या? हो सकता है। कैसे? माना कि p जो है वो आपका कुछ एक भौतिक राशि है t स्क्वायर के बराबर है और q सर t है। तो ये दोनों भिन्न भिन्न हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल सर, ये दोनों भिन्न भिन्न हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल। और हमें यही तो बोला है कि p और q दो भिन्न भौतिक राशि है, तो p अलग है, q अलग है। दिख रहा है सर, p को मैंने माना t स्क्वायर है और q को मैंने क्या माना? t है। ऐसा सर मैंने मान लिया। अच्छा, तो फिर q का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा रे? तो q का स्क्वायर तो सर t स्क्वायर आएगा। तो क्या इसमें यह जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। तो यही तो पूछा है कि संभव हो सकता है, तो सर बिल्कुल हो सकता है। पांचवा जो है वो संभव हो सकता है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने मैंने इधर दिया है कि ये ऐसे संभव हो सकता है। अब भाई बात करते हैं छठे की। छठे को देखते ही ऐसे लगता है कि सर p बटा q है, भाग में है, तो भाग में तो आपने बताया ही था संभव है, तो ये होना चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा नियम यहां पे आ गया कि सर log के अंदर हमें एक ऐसी राशि चाहिए, log के अंदर हमें एक ऐसी राशि चाहिए जो विमाहीन है। और p और q तो ये वाले हैं, भिन्न भिन्न है। और p और q अगर भिन्न भिन्न है तो p बटा q करूंगा तो कुछ ना कुछ आएगा ना आंसर। क्या विमाहीन आ सकता है? नहीं सर। p और q अगर सेम होते, p और q अगर सेम होते तब भाग देने पर विमाहीन आता। p और q यहां भिन्न भिन्न है तो विमाहीन नहीं होंगे। और विमाहीन नहीं होंगे बच्चों, विमाहीन नहीं होंगे तो भाई क्या हम लोग इसको इसके अंदर पटक सकते हैं? नहीं सर। log में, e की पावर में, साइन में यहां तो हमेशा कौन आता है? विमाहीन आता है। तो क्या p और q विमाहीन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है। अगर सेम होते तो विमाहीन हो जाता। तो भैया ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन सा पॉसिबल नहीं है? फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ पॉसिबल नहीं है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉसिबल है। बिल्कुल, बात समझ में आई? तो भैया कौन कौन से पॉसिबल है कि सर फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और सिक्स्थ पॉसिबल नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको सोचना रियल में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें प्लस है विनीश? ठीक है, तो बात को सुनिएगा एक बार फिर से। दो भिन्न भौतिक राशियां हैं, क्या जोड़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। नहीं जोड़ा जा सकता सर, भिन्न है तो पहला गलत हो गया। अच्छा, तो सर अगर मैं एक में जोड़ूं और दूसरे का रेशियो हो तो सर जोड़ने के लिए नियम तो बराबर ही है। जोड़ने के लिए भौतिक राशि की विमा बराबर हो या इकाई बराबर हो। बिल्कुल। और भाई विमा और इकाई बराबर होना सर, तो इसलिए ये q बटा p जो है ना, q बटा p को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ ऐसी राशि आएगी जो ना तो p के बराबर होगा ना q के बराबर होगा, जो ना तो q के बराबर होगा ना p के बराबर होगा। तो p में या q में किसी में नहीं जुड़ सकता। नहीं, इस पे स्टार लगा लेना जितने पॉसिबल हो, है ना। इसको समझना है बात को। ओके। अच्छा सर, p और q को गुणा, हाँ गुणा किया जा सकता है। सर p और q को भाग, हाँ भाई भाग में भी दिया जा सकता है। अच्छा, अब फिफ्थ और सिक्स्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंटली डिजाइन किया हुआ है, आपको बात भेजे में बैठे इसके लिए कि सर सिक्स्थ वाले में बोला है log p बटा q, और आप देखते हो सर p बटा q
तो पॉसिबल है, अलग अलग है तो क्या है, भाग ही तो दे रहे हैं। लेकिन नहीं सर, सीधी सी बात है, नहीं ये एकदम सीधी सी बात है क्या कि भाई लोग में भाग में आए गुणा में आए मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग में जो भी आएगा वो विमाहीन आना चाहिए। तो सर P बटा Q क्या होना चाहिए, विमाहीन। अच्छा, लेकिन यहां पर देखें तो P बटा Q तो विमाहीन नहीं है। क्यों? क्योंकि P अलग भौतिक राशि है और Q अलग भौतिक राशि है। P अलग भौतिक राशि है और Q अलग भौतिक राशि है, तो ये तो विमाहीन तो नहीं है। और यहां अपने को कौन चाहिए, विमाहीन, तो ये संभव नहीं है, ऐसे सोचना। ओके, अब माना कि P बराबर क्या कि P T स्क्वायर, ये वाला बताने के लिए, हाँ बिल्कुल विशाल मान सकते हैं, मैंने कहा मना किया भाई, P को T मानो और Q को L मानो। मैंने बोला है कि संभव हो सकता है क्या, तो मैंने इसकी पॉसिबिलिटी बताई है कि ये कैसे संभव हो सकता है। ठीक है ना, ये कैसे संभव हो सकता है, नहीं होने की मैं खुद 50 पॉसिबिलिटी बता दूंगा। ठीक है ना, तो आप इतनी टेंशन ले ही क्यों रहे हो, मैं तो ये बोल रहा हूं क्या ये संभव हो सकता है कि हाँ संभव हो सकता है। कौन से केस में संभव हो सकता है, कौन से केस में संभव हो सकता है, जब P कोई T स्क्वायर हो और Q क्या हो, T हो। Q क्या हो, T हो। तो अगर मैं Q का स्क्वायर करूं बच्चों तो वो क्या हो जाएगा सर, T स्क्वायर आ जाएगा। और फिर क्या P और Q स्क्वायर जुड़ सकते हैं, बिल्कुल सर, ये भी T स्क्वायर और ये भी क्या हो गया, T स्क्वायर, तो उस केस में ये जुड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको समझना है अपने को कि कौन सा पक्का संभव नहीं है। इनको आप कुछ भी कर लो, आप मानना कुछ भी मान के कर लो, कौन सा तीसरा चौथा और छठा संभव है ही नहीं, चाहे कुछ भी मान लो। ठीक है ना, तीसरा चौथा और छठा संभव नहीं है। ठीक है, अच्छा ये कौन सा, सॉरी, पहला दूसरा और छठा कुछ भी कर लो, पहला दूसरा और छठा पॉसिबल नहीं है। ओके, और अगर आप लोग कुछ और मान के कर सकते हो तो बता देना, इसको सोल्व करके देख लेना। ठीक है ना, हाँ फर्स्ट में मानो ना भाई P बराबर T मानो ना, किसने मना किया, कौन मना कर रहा है, फर्स्ट में P बराबर T मानो तो Q बराबर क्या है, T स्क्वायर है। अब ये मत कर देना सर माना P भी T है और Q भी T है, क्लियर लिखा है यहां पे, अंडरलाइन किया है मैंने, भिन्न मानना है, मानना भिन्न है, ये ध्यान से सुन लेना, मानना भिन्न है, ऐसे नहीं है दोनों को TT मान लो। ठीक है ना, मानना तो भिन्न ही है, तो भिन्न मान के आप ट्राई करके देख लेना, कोई सा भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो उल्टा दिमाग मत चलाओ यार, ऐसे मत करो है ना कि ये करना है वो करना है, थोड़ा जो समझाया जा रहा है उस पर देख लो। ठीक है ना, जो चीजें मिल रही है परफेक्टली मिल रही है, बहुत सोच के डिजाइन किए हुए क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। वो तो अपने को यूनिट एंड डायमेंशन तो सर मेरे को बचपन से आता था, मैं तो ये सोच रहा था देखते हैं सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये वाली चीजें तो सर मुझे बची नहीं, तो ऐसे मत कर, कुछ चीजें नहीं मिलेगी। और ये तो यूनिट एंड डायमेंशन है, काइनेमेटिक पढ़ने जाओगे तो वहां तो हर चीज गलत करोगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन गलत होंगे, आई गारंटी यू। आप पहले दिन से स्टार्ट करेंगे अपन काइनेमेटिक और आप करोगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन गलत होंगे, चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो चीजें सीखनी है, इसमें कोई वो बात है ही नहीं कि भाई क्या करना है, आपको जो मानना है आप मान के करो, बस मानना क्या है, P और Q को दो भिन्न भौतिक राशि मानना है, मान के आप ट्राई करना। और ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स में मुझे चाहिए। ठीक है ना, आप जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन मुझे चाहिए, इनका रिवीजन दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, फिक्स, कोई टेंशन नहीं है। ओके, 5 में प्लस है सर, अरे तो भाई प्लस है तो जोड़ ही तो रहे हैं, और किनको जोड़ा जा सकता है अभिनीश, किनको जोड़ा जा सकता है, जिनका विमीय सूत्र बराबर हो। तो P को मैंने T स्क्वायर माना और Q का जैसे ही मैंने स्क्वायर किया वो भी T स्क्वायर हो गया, तो T स्क्वायर और T स्क्वायर क्या जोड़े जा सकते हैं, जोड़ने के लिए यूनिट बराबर ही तो होनी चाहिए, तो मैंने जोड़ दिया। ठीक है ना, तो प्लस हो तो क्या टेंशन है, प्लस होने से क्या टेंशन है, T स्क्वायर और T स्क्वायर को नहीं जोड़ सकते क्या, तो जोड़ दिया। ठीक है ना, ओके, चलो कोई बात नहीं बच्चों, तो इसको अच्छे से समझना, करना, और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना इनके सारे क्वेश्चंस की। ओके, तो सब परफेक्ट है, कहीं पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से, थैंक यू।